वहीं से शुरू करते हैं जहाँ कल सिलसिला ख़त्म किया था। मैंने STU के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा। आइडिया ये था कि आज हम रीनॉर्मलाइजेशन को ख़त्म करेंगे, हम एक रीनॉर्मलाइजेशन कंडीशन बनाएंगे। ये बताऊंगा कि जो रीनॉर्मलाइजेशन जिस चीज़ की हम कर रहे हैं उसकी स्केल के साथ क्या डिपेंडेंस है, वहाँ से हम एक बीटा फंक्शन लिखेंगे। किसी भी थ्योरी के अंदर जो बीटा फंक्शन है वो बड़ी हैसियत रखता है और उससे फिर हम आगे चलेंगे, फिर ये स्केलर फील्ड थ्योरी ख़त्म हो जाएगी। याद हो आपको कल हम जो चीज़ कर रहे थे, हम 5-4 थ्योरी में लूप को सॉल्व किया था। हमने कहा 5-4 में सेकंड ऑर्डर पे 2 to 2 पार्टिकल्स के लिए 3 डायग्राम थी। एक वो डायग्राम थी जिसे हम कहते थे कि ये S चैनल डायग्राम है, एक वो थी जिसे हम कहते थे कि ये T चैनल डायग्राम, और एक वो थी जिसे कहते हैं कि ये U चैनल डायग्राम। और STU को कहते हैं, दीज आर नोन एज द मेंडलस्टम वेरिएबल्स। आप ये बात साबित कर सकते हैं कि आप S, T और U तीनों को ऐड करें तो ये पार्टिकल के मैसेज के बराबर आता है m1²। अगर 4 पार्टिकल हों जिनका मैस m1, m2, m3 हो, m4 हो, 4 पार्टिकल्स हों, और अगर आप S + T + U करें तो आता है इक्वल टू m1² + m2² + m3² + m4²। इट मीन्स STU बिकम्स समथिंग जो कि फिक्स्ड है, जो कि पार्टिकल्स के मास के बराबर है। तो इस तरह अगर आपको एक पता हो तो आप दूसरे को उसकी फेवर में एलिमिनेट कर सकते हैं किसी भी थ्योरी के अंदर रहते हुए। अच्छा, मैं कल सॉल्व कर रहा था, मैंने कहा था कि हमने ये चीज़ देखी थी। मैं वो पहले वो स्टेप्स लिख देता हूँ जो हमने लिखा था। वो था कि हमने एक नोटेशन यूज़ की थी। हमने कहा था कि गामा इनवर्स S माइनस गामा इनवर्स S0 T0 और U0। ये जस्ट नोटेशन थी। कुछ किताबों में V इनवर्स लिखा जाता है, कुछ में A इनवर्स लिखा जाता है। दिस थिंग इज इक्वल टू 1, और ये फाइनाइट चीज़ थी, 1/32 π² f of S plus f of T plus f of U minus f of S0। ये चीज़ थी। और f of S क्या था ये आपको याद होगा कि किसके बराबर था? किसी को याद है क्या था ये? मुझे तो याद नहीं होगा, लेकिन चले, ये था f of S T U, कुछ भी देख लेना अगर, तो f of S लेट से मैं लिख देता हूँ, बाकी फिर S को T और U से रिप्लेस करेंगे। तो ये था 0 से लेकर 1 तक dx। ये कौन सी इंटीग्रेशन थी? जो फाइनमैन पैरामीटराइजेशन की थी, इनटू log ऑफ 1 माइनस S ओवर m² x इंटू, ये चीज़ थी। T होगा तो यहाँ पर T आ जाएगा, U होगा तो यहाँ पर U होगा। मैंने ये कहा था कि ये सब्ट्रैक्ट करने से ये फ़ायदा हुआ है कि इसमें इन्फिनिटी कोई नहीं रही, लेकिन हमें यह भी तो डिटरमिन करना है कि गामा S0 T0 U0 है क्या, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको शामिल किया हमने तो इन्फिनिटी ख़त्म हुई। आज मैं ये डिटरमिन करूँगा। लेकिन कल मैंने एक चीज़ आपसे कही थी, मैंने कहा था कि हमारे पास जो प्रोसेस था, द प्रोसेस हैज़, जिस प्रोसेस को हम कर रहे थे सॉल्व, उसमें K1 + K2 इज इक्वल टू K1 प्राइम प्लस K2 प्राइम था। फिर मैंने कहा था सेंटर ऑफ मास के अंदर, इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, कल मैं एक चीज़ छोड़ दी थी, आज मैं वो शामिल करना चाह रहा हूँ, इसे दोबारा से कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में आपको ये याद है कि पार्टिकल्स बैक टू बैक आते थे। तो हमने कहा था कि हम ये मान के चले थे कि अगर K1 इधर से आ रहा है लेट्स से एक मोमेंटम के साथ, और K3 मोमेंटम बना रहा हूँ, K2 इधर से आ रहा है, ये फ्रेम है, तो ये उसके बाद किसी भी डायरेक्शन में, यानी K1 प्राइम और K2 प्राइम भी बैक टू बैक जा रहे हैं। सिमिलरली K1 K2 भी बैक टू बैक जा रहे हैं, या दोनों एक ही तरफ आ रहे हैं। तो इसमें हमने ये कहा था कि सेंटर ऑफ मास की खूबसूरती ये है कि K1 वेक्टर
इज इक्वल टू माइनस K2 वेक्टर, दिस थिंग इज इक्वल टू K वेक्टर। इसका मतलब है दोनों अपोजिट हैं। नेट थ्री मोमेंटम जीरो है, तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम कैसा फ्रेम होता है? ऐसा फ्रेम जिसमें नेट थ्री मोमेंटम जीरो होता है। सिमिलरली K1 प्राइम इज इक्वल टू माइनस K2 प्राइम इज इक्वल टू K प्राइम। कितने लोग मेरे साथ एग्री करते हैं कि मैंने ठीक लिखा है? ठीक लिखा था। अच्छा चलें, एक और चीज देख लेते हैं, इससे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखते हैं। ठीक है, एक बात यह है कि अगर ये K1 और K2 बराबर हैं तो आपको पता है ना कि एनर्जी किसके इक्वल होती है? E1 इज इक्वल टू K1 स्क्वेर्ड प्लस M स्क्वेर्ड, और E2 किसके बराबर होगा? K2 स्क्वेर्ड प्लस M स्क्वेर्ड और इसका स्क्वायर रूट। अब अगर K1 और K2 आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं लेकिन स्क्वायर तो साइन नहीं चेंज करेगा, तो यहां से यह पता चलता है कि सेंटर ऑफ मास में अगर उनके थ्री मोमेंटास एक दूसरे के बराबर हैं तो उनकी एनर्जीज भी आपस में बराबर हो जाएंगी। सिमिलरली इसी चीज को यूज करते हुए मैं लिख सकता हूं, सिमिलरली E1 प्राइम इज इक्वल टू E2 प्राइम। कल मैंने यहां तक तो किया था लेकिन एक चीज नहीं लिखी थी जो मुझे लिखनी चाहिए थी, और मैं आपको बताता हूं क्या है। ये क्लियर है ना सबको? इसमें कोई डाउट तो नहीं ना? क्योंकि अगर थ्री मोमेंटस बराबर हैं, कई दफा याद है पहले भी करते थे कि अगर केस बराबर हो तो के जीरोस भी बराबर होते हैं, याद है ना आपको? तो वही अभी किया। अच्छा, इस इक्वेशन को जरा एनर्जी मोमेंटम के लिए लिखें, जरा क्या आएगी इस इक्वेशन को? सो दिस इक्वेशन इंप्लाइज E1 प्लस E2 इज इक्वल टू E1 प्राइम प्लस E2 प्राइम। ठीक लिखा मैंने? E1 प्लस E2 का मतलब क्या है? दोनों बराबर थी ना, तो मैंने इनको कह दिया था कि दोनों E के बराबर हैं। सिमिलरली इनको मैं कह देता हूं, कल मैंने ये चीज नहीं लिखी थी, ये E1 प्लस E2 2E के बराबर हो गया, और ये किसके बराबर हो गया? 2E प्राइम के। तो यहां से एक और चीज आपको पता चल रही है कि सेंटर ऑफ मास में एनर्जीज भी बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि एनर्जी मोमेंटम तो कंजर्व करना है, मोमेंटम तो है ही जीरो, तो इसका मतलब है कंजर्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ शुरू और आखिर की एनर्जीज को बराबर होना पड़ेगा। लेकिन यहां यह चीज काफी नहीं है कह देना, यह भी कहना चाहिए हमें कि K स्क्वेर्ड प्लस M स्क्वेर्ड, इसका स्क्वायर रूट जो है वो बराबर है K वेक्टर प्राइम का स्क्वेर्ड प्लस M स्क्वेर्ड। और ये कब बराबर हो सकती हैं? ये कब बराबर हो सकती हैं दोनों? मैथ तो मैथ के बराबर है, एक ही सूरत में बराबर हो सकती हैं अगर इनके थ्री वेक्टर्स मैग्नीट्यूड में भी बराबर हो जाएं तो परफेक्टली फाइन, कोई अब प्रॉब्लम नहीं रह गया। अब आप S को कैलकुलेट करें क्या होगा। कल मैंने ये चीज नहीं की थी इसलिए वो बाहर आपको बेढंगा सा 4M स्क्वायर लिखा नजर आ रहा था। तो S जरा लिखता हूं मैं, क्या है? S इज इक्वल टू K1 प्लस K2 होल स्क्वायर, और ये बराबर है K1 प्लस K2, K1 प्राइम प्लस K2 प्राइम होल स्क्वायर के भी, डजेंट मैटर। अगर इस साइड के स्क्वायर के बराबर है, इस साइड के स्क्वायर के बराबर है, इस इक्वेशन सेम STU लिखते हैं। तो यहां से जरा देखिए क्या बनता है। दिस इज इक्वल टू K1 और K2 को मैं लिख सकता हूं ना, E1, ये तो ठीक लिखा था कल भी, E1 प्लस E2 होल स्क्वायर प्लस एक स्टेप एक दफा कर देता हूं, K1 वेक्टर प्लस K2 वेक्टर होल का स्क्वायर। तो ये तो जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि K1 और K2 आपस में, यहां से पता चलता है कि K1 वेक्टर प्लस K2 वेक्टर इज जीरो। तो S किसके इक्वल आ गया? S इज इक्वल टू 4E स्क्वायर। तो ये तो कल भी निकाला था हमने। ठीक है भाई, T निकालना चाहता हूं मैं, किसके बराबर होगा? सो T इज इक्वल टू, सिमिलरली T मैंने क्या बताया था आपको? ये होगा K1 माइनस K1 प्राइम इसके स्क्वायर के। ठीक है ना? ठीक लिखा ना मैंने?
अच्छा, इसका मतलब इसकी जगह मैं लिख सकता हूं दिस इज इक्वल टू k1 स्क्वेयर्ड प्लस प्लस k1 प्राइम का स्क्वेयर्ड, सॉरी माइनस 2k1 डॉट k1 प्राइम। यह भी तरीका है लिखने का। ना भी लिखना चाहते तो कोई हर्ज नहीं था, एक और तरीके से भी लिख सकते थे, E1 E2 करके भी कोई हर्ज ही नहीं था। जैसे आप चाहते आपको लिखने में जैसे आसानी होती है लिखने। एक तरीका इसको लिखने का ये है कि आप लिखें m स्क्वेयर माइनस 2E1 E1 प्राइम, ठीक है, जैसे आप कहते हैं। चले इसी तरह कर लेता हूँ, चले दूसरे u को डिफरेंट कर लूंगा। तो ये आ गया, ये भी m स्क्वेयर के बराबर है, ये भी m स्क्वेयर के बराबर है, तो ये आ गया 2m स्क्वेयर माइनस 2 E1 प्राइम प्लस 2 k1 वेक्टर डॉट k1 वेक्टर प्राइम। ठीक लिखा मैंने? ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा, ये देखें जरा, इस E1 और E1 प्राइम तो बराबर है ना, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इज इक्वल टू 2m स्क्वेयर माइनस, so this is equal to 2m squared minus 2e squared या e prime squared doesn't matter plus 2k1 का मॉड k1 प्राइम का मॉड कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। अगर इनके दरमियान में एंगल में थीटा ले लेता तो। एग्री करते हैं मेरी इस बात से आप लोग? अच्छा, जरा ये देखें आप, e स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, k स्क्वेड प्लस m स्क्वेड लिख सकता हूं ना। तो इसका मतलब है दिस बिकम्स 2m स्क्वेड माइनस 2k स्क्वेड माइनस 2 m स्क्वेड। और k1 और k1 प्राइम तो बराबर है ना, याद है ना, ये यहां से हमने एस्टेब्लिश किया ना कि ये k और k प्राइम बराबर हैं आपस में। तो यहां से क्या आ गया, प्लस 2k स्क्वेड, इसको k स्क्वेड ही कह देते हैं ना, कोसाइन थीटा। अच्छा, ये तो कट गया आपस में, तो देखें कितना खूबसूरत सा आंसर आ गया ना। कोई गलती तो नहीं की हमने लिखने में भाई? आप देख लें, सब कुछ ठीक लिखे है ना। तो इसका मतलब इसका आंसर आ गया, तो दिस इज इक्वल टू माइनस 2k स्क्वेड मैं कॉमन ले लेता हूं इंटू 1 माइनस कोसाइन थीटा। आ गई ना टी में, टी चैनल के अंदर एंगल डिपेंडेंस। तो अगर आपने कोई भी एंगुलर कैलकुलेशन करनी होती है, किसी एंगुलर ऑब्जर्वेबल्स को देखना होता है, तो वो एस चैनल में आपको नजर नहीं आता, वो टी चैनल में आपको नजर आता है। ठीक है, क्लियर है ये बात? ये जो लोग बी फिजिक्स करते हैं ना, वो अमूमन किसी के रेस्ट फ्रेम में चले जाते हैं जब उन्होंने ये देखना हो कि कोई पार्टिकल 0 से लेकर पाई तक जा रहा है या पाई से लेकर 2 पाई तक जा रहा है। अगर वो सेम कोई ये सिमेट्री नहीं आती डिके रेट पे, तो हम कहते हैं एंगल में ये सिमेट्रिक है। अगर नॉन जीरो आंसर आता है तो हम कहते हैं एंगल में ये सिमेट्रिक नहीं है, एक तरफ एंगल के में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, दूसरी तरफ कम है। तो ये हम बी फिजिक्स में अमूमन जब लोग पोलराइजेशन एसिमेट्रीज या फॉरवर्ड बैकवर्ड एसिमेट्रीज वगैरह कैलकुलेट करते हैं, तो देन दे कैलकुलेट दीज एंगुलर ऑब्जर्वेबल्स टीज वगैरह के साथ यूज़ करके। आप में से मुझे कोई यू लिखा सकता है, यू किसके इक्वल होगा? यू इज k1 वेक्टर माइनस k2 प्राइम का स्क्वायर। अच्छा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, पहले k1 के साथ k1 प्राइम था, अब k1 के साथ, लेकिन चूंकि ये बैक टू बैक जा रहे हैं, इसका मतलब है इसकी जगह लिख सकता हूं पाई माइनस थीटा में। सारी कैलकुलेशन यही रहेगी, सिर्फ और सिर्फ थीटा की जगह पाई माइनस थीटा हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू माइनस 2k स्क्वेड 1 माइनस कोसाइन पाई माइनस थीटा। और कोसाइन पाई माइनस थीटा, पाई के बाद साइन चेंज कर लेते हैं, पाई फर्स्ट, ठीक है ना, यही होता है ना, पाई माइनस थीटा में एक्स नेगेटिव हो जाता था। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि अब आप कह सकते हैं कि पाई माइनस थीटा इज माइनस कोसाइन थीटा। सो दिस बिकम्स माइनस 2k स्क्वेड
नहीं सेकंड बनता है ये, क्योंकि सेकंड में x नेगेटिव होता है ना, इंटू 1 प्लस थर्ड में y भी नेगेटिव हो जाता है तो दिस इज -2k² 1 प्लस कोसाइन थीटा। क्लियर हो गया? तो ऐसे लिखते हैं एस टी और यू को। अच्छा, अगर आप ऐड करें इनको तो क्या जवाब आता है, जरा यहां से करके देखें। ये जो पार्टिकल फिजिक्स के शौकीन लोग हैं ना, उनके लिए है एस, एग्जैक्टली एस प्लस टी प्लस यू। करके देखें क्या आता है। 4e² माइनस ये 2k² माइनस, और कोसाइन वाली टर्म तो कट जाएगी ना, प्लस -4 एग्जैक्टली -4k² विच इज इक्वल टू 4e² माइनस k² विच इज इक्वल टू परफेक्टली फाइन। एस टी यू को आपने ऐड किया, सारी चीजें वो बन गई जो उनका जवाब था, जो फिजिकली इनवेरिएंट था। एस इज फिजिकली इनवेरिएंट, एस इज लॉरेंट्ज इनवेरिएंट कह सकता हूं मैं, क्योंकि स्क्वायर है ना, स्केलर है। टी इज लॉरेंट्ज इनवेरिएंट, यू इज लॉरेंट्ज इनवेरिएंट, देयरफॉर दैट सम शुड आल्सो बी लॉरेंट्ज इनवेरिएंट। और एक ही चीज थी ना, तो के वेक्टर लॉरेंट्ज इनवेरिएंट था ना ई लॉरेंट्ज इनवेरिएंट था, लेकिन इन दोनों का ये कॉम्बिनेशन e² माइनस k² लॉरेंट्ज इनवेरिएंट। तो ये अमूमन पार्टिकल फिजिक्स में हम एक प्रॉब्लम देते हैं एग्जाम में। ये मैंने आपको साबित कर दिया कि जनरली यू कैन डू इट। यहां तक अगर किसी का कोई सवाल हो। याद है हमने कहा था कि S0, T0, U0 हम जीरो मोमेंटम ट्रांसफर पे करेंगे। क्या कहेंगे? दो पार्टिकल, इस कहते हैं जीरो मोमेंटम ट्रांसफर का नाउन एज ए फॉरवर्ड स्कैटरिंग। चीज आई बस चली गई, दैट्स ऑल। सो फॉर जीरो मोमेंटम ट्रांसफर जीरो मोमेंटम ट्रांसफर का मतलब कोई चीज प्रोपेगेट नहीं की ना, बीच में कोई चीज एक्सचेंज नहीं किया मोमेंटम उन्होंने। तो अगर जीरो मोमेंटम ट्रांसफर का मतलब क्या है कि के वेक्टर जो है वो जीरो हो जाएगा इवन इन मैग्नीट्यूड भी। तो देखें क्या चीज बन जाएगी, ये टी रहेगा, यू रहेगा, क्यों भाई? दोनों जीरो हो जाएंगे ना। सो दिस इंप्लाइज जीरो मोमेंटम ट्रांसफर के लिए हम लिख लेंगे S0 इज इक्वल टू 4e² की जगह मैं क्या लिख सकता हूं फिर? m²। क्योंकि अभी आपको पता चलेगा 4m² की हैसियत क्या है। T0 क्या हो जाएगा? 0 है। बिल्कुल ऐसे ही लगा, दो पार्टिकल आए, चुप करके चले गए, बैक टू बैक निकल गए, कोई एंगल नहीं, कोई मोमेंटम एक्सचेंज। अगर मोमेंटम एक्सचेंज करते तो रास्ता बदलते। बिल्कुल उसका जो दो दोस्त थे पहले, जिनके पास पूरा था कि आपस में रुक के बात करते, लेकिन किसी वजह से बस अब लड़ाई हो गई है, तो दोनों आए और बगैर कुछ एक्सचेंज किए इंटरेक्शन फील नहीं किया। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है ना। तो अब देखें, हर जगह पे चूंकि ये इनवेरिएंट था ना, कोई भी कॉम्बिनेशन आप इनका चूज कर लें, जवाब 4m² ही आना चाहिए। इवन मैंने मोमेंटम ट्रांसफर को 0 लिया, तब भी S0 प्लस T0 प्लस U0 इज इक्वल टू 4m²। इसलिए मैंने कहा था ये एक लॉरेंट्ज इनवेरिएंट इक्वेशन है, डिपेंड ही नहीं करती। अब पार्टिकल के ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं। अगर जीरो मोमेंटम ट्रांसफर का मतलब ये भी है पार्टिकल के ऊपर चढ़ के बैठे हुए हैं, पार्टिकल लग ही ना चल रहा है। जी यही पुट किया मैंने, एग्जैक्टली यही पुट किया है, बिल्कुल यहाँ पे देखो, एग्जैक्टली बिल्कुल यही किया, एग्जैक्टली बिल्कुल सही, मैंने यही पुट किया। मैंने कहा ना वो 4e² बनता है और 4e² की जगह 4m²। बिल्कुल सही कह रहे हो सर। ये ठीक है सब, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें, समझ आ गई। जीरो मोमेंटम ट्रांसफर है क्या भला? S0 T0 U0। अच्छा, अगर T0 0 है तो f(T0) क्या होगा? f(T0) जरा देखें है क्या? 0 to 1 f(T) देख लें जरा। 0 to 1 dx log of 1 minus T over m² x into। सो यहां से क्या पता चलता है? f(T0) is equal to f(U0), both are equal to 0। क्यों? आप यहां 0 पुट करें
तो log ऑफ 1 क्या होता है? 0। सिर्फ u भी पुट करेंगे, u नॉट 0 है, तो वंस अगेन इट इज इक्वल टू 0, सब कुछ 0 हो गया। इसका मतलब क्या होगा कि पार्टिकल्स इंटरेक्ट नहीं किए होने के लिए फिजिकल कोई नहीं, इससे कहते हैं जीरो इंटरेक्शन एट जीरो मोमेंटम ट्रांसफर। सर ये उस तरह है जिस तरह हमने टोटल एनर्जी से वैक्यूम एनर्जी सब्ट्रैक्ट किया, तो हाँ, एग्जैक्टली वो टोटल मोमेंटम से वो इसको बाज़ किताबों में कहते हैं बैकग्राउंड स्कैटरिंग है ये वाली, कोई रियल स्कैटरिंग नहीं, टाइप नहीं कोई चीज़ लग रही। लेकिन बाज़ औक़ात इसको ये भी हम कहते होते हैं कि ये बिल्कुल उस तरह जिस तरह थ्रेश होल्ड था हमारे पास, अगर वो हम चूंकि कहते हैं मोमेंटम मैक्सिमम भी एक्सचेंज कर सकते हैं और जीरो भी एक्सचेंज कर सकते हैं, फिजिकली दोनों वाइबल है ना, कि इनफाइनाइट ट्रांसफर करे दोनों मोमेंटम और जीरो ट्रांसफर करे। तो जीरो का ये फायदा होता है कि कम से कम आप इंफ्रारेड सेफ हो जाते हैं। जो IR सिंगुलैरिटीज आपके पास आनी थी ना, IR होती है लो मोमेंटम पे, उनसे आप सेफ हो गए। आप क्यों? क्योंकि अब आपके पास UV थी, UV किस में नजर आ रही थी आपको? लॉग ऑफ लैम्डा स्क्वायर में नजर आ रही थी ना आपको, लॉग ऑफ लैम्डा। अच्छा, कल एक स्टूडेंट ने मुझसे लेक्चर के बाद सवाल पूछा था कि आप कह रहे थे कि, क्वेश्चन बहुत अच्छा था, सवाल यह था कि आप तो कह रहे थे कि जी डायमेंशनल रेगुलराइजेशन और कट ऑफ रेगुलराइजेशन में एक डिफरेंस ये है कि जो कट ऑफ रेगुलराइजेशंस हैं उनके अंदर ट्रांसलेशनल इनवेरियंस लूज हो जाती है, जबकि जो डायमेंशनल रेगुलराइजेशन है उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन सारी कैलकुलेशन करने के बाद आपने 1/λ को log ऑफ लैम्डा स्क्वायर पुट कर दिया है, तो चले तो आप वापस कट ऑफ में ही गए थे। तो मेरा जवाब ये है कि नहीं, मैं कट ऑफ में नहीं गया था, मैं ये कह रहा था कि जो डायमेंशनल रेगुलराइजेशन में डाइवर्जेंस 1/ε की तरफ अपीयर होती है, वो कट ऑफ रेगुलराइजेशन में log ऑफ लैम्डा स्क्वायर की तरह अपीयर होती है। इसका मतलब है डाइवर्जेंट पार्ट उस इंटेग्रल का जो है वो दोनों में अगर रिलेट करें तो जहां पर भी 1/ε टाइप डाइवर्जेंस आप देखें, वहां पर ये मान के चलें कि ये बिल्कुल 1/ε टाइप ही डाइवर्जेंस है इन डायमेंशनल रेगुलराइजेशन। तो मैंने दोनों को बराबर नहीं किया था, दोनों के डाइवर्जेंट पार्ट्स को कंपेयर किया था। तो कहा था जो 1/ε वाला डाइवर्जेंट पार्ट है वो बिल्कुल उस तरह जिस तरह log ऑफ लैम्डा स्क्वायर का डाइवर्जेंट पार्ट है। ठीक है, क्लियर है बात? तो दैट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। एक दफ़ा तो मैं भी थोड़ा सा सोचने में लग गया कि सही क्या होगा। मैंने यहाँ तो नहीं यही जवाब दिया, लेकिन मैं घर जाके काफ़ी देर इसके बारे में सोचता रहा, लेकिन इसका अभी तक भी मेरे पास यही जवाब है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो? थोड़ी सी नई चीज़ है, मुझे पता है ये वाली, लेकिन हाँ, मेरा ख्याल है कोई इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं है ये वाली। क्यों जी? चलिए, बिल्कुल सही हो गया। अब मैं लिखता हूँ गैमा इनवर्स STU माइनस गैमा इनवर्स S0 T0 U0। लेकिन T0 U0 क्या है? 0 है। ठीक है, तो मैं एक जानबूझ के मिटा के लिख रहा हूं ताकि टाइम बच जाए। सो दिस इज इक्वल टू 4m स्क्वेयर्ड 0 एंड 0। ठीक लिखा है, कुछ गलत तो नहीं किया मैंने? सो दिस इज इक्वल टू 1/32 पाई स्क्वेयर्ड इंटू f ऑफ s प्लस f ऑफ t प्लस f ऑफ u माइनस f ऑफ, सिर्फ S0 रह जाएगा। और f ऑफ S0 एक नंबर है बाय द वे। क्यों? S0 की जगह 4m स्क्वायर पुट करें, m स्क्वायर से m स्क्वायर कैंसिल हो गया, बाकी आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं x इंटू 1 माइनस, एक नंबर बन जाएगा। इसलिए इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम, मैं इसको f ऑफ S0 चलाना चाह रहा हूं। ठीक है ना? कोई क्वेश्चन हो यहां पर? अच्छा, क्यों ना इसको एक नया नाम दे लें, लेट्स डिफाइन। अभी आपको इसका पता चलेगा ये है क्या। लेट्स डिफाइन लैम्डा आर इज इक्वल टू माइनस गैमा इनवर्स ऑफ 4m स्क्वेयर 0 एंड 0। क्यों? कपलिंग में डाइवर्जेंस थी ना, हमने कहा हमने कपलिंग को रीडिफाइन कर लिया है। याद है उधर भी हम लिखते होते थे कि रीडिफाइंड हैमिल्टोनियन है, तो मैं यहां पर कपलिंग को रीडिफाइंड कह रहा हूं फिलहाल आर। अभी आगे जाके पता चलेगा आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर। तो इसका मतलब है इसकी जगह मैं लिख सकता हूं गैमा इनवर्स की जगह। देखिएगा मैं कपलिंग लाऊंगा कैसे। अब हम यही चीज कैलकुलेट करना चाह रहे थे ना, गैमा STU
याद है इसी में डाइवर्जेंस आती थी ना। मैं इसको दोबारा कैलकुलेट, इसका जगह मैं क्या लिख रहा हूं, लैम्डा आर। तो क्या उधर जाके क्या बन जाएगा, माइनस लैम्डा आर प्लस 1/32 पाई स्क्वायर। यार इसका कोई नाम नया रख लेते, इतना लंबा चौड़ा बार 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 लिखना पड़ रहा है ना। तो आप कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे कोई नाम इसका? बाद में हालांकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़नी, लेकिन चलें एक नया नाम रख लेते हैं इसका। लेट्स कॉल इट एज एफ ऑफ, चले एफ ऑफ एस प्लस एफ ऑफ टी। फिर उसको दोबारा लिखना ही जो है, वैसे भी अब सेकेंड लास्ट टाइम लिख रहा हूँ, एफ ऑफ एस नॉट, है ना। कपलिंग नहीं है ना इसके साथ, काश होती। क्या ख्याल है? कोई बात नहीं है, इधर भी तो इनवर्स है ना। और याद है इनवर्स हमने खुद ही लिया था, हमने कहा था कि मैथमेटिकल ट्रिक है, कोई बात नहीं, किसी तरीके से लैम्डा इनवर्स और लैम्डा को ख़त्म करना चाहता, अगर ख़त्म कर सकता तो वापस भी कर सकता हूँ। तो मैं दोबारा गैमा कैलकुलेट कर लूँ तो क्या बन जाएगा ये जी क्या बनेगा? चले इनवर्स बनाऊँ दोबारा से, चलो बनवा दो, फिर आप ही बनवा दो। अच्छा पहली तो बात है, एक चीज़ मैंने गलत लिखी है यहाँ पर, ये नहीं है, यहाँ -1 है। क्यों? एक चीज़ गलत हो रही थी, यहाँ इनवर्स लिखा था, यहाँ नहीं। तो ये लैम्डा आर जो है गैमा के बराबर है, इसका मतलब है इनवर्स के बराबर। अब ठीक है, अब मैं अगर इसको उल्टा करूंगा तो क्या बन जाएगा? सो दिस इंप्लाइज इज गामा एस टी यू इज इक्वल टू 1/लैम्डा आर इनवर्स। तो 1/- लैम्डा आर टू द पावर -1 प्लस 1/32 पाई स्क्वेयर्ड, ये चीज़, इंटू एफ ऑफ एस प्लस एफ ऑफ टी प्लस एफ ऑफ यू माइनस एफ ऑफ एस नॉट। ये लिखा हो 1/लैम्डा आर, उठा के ऊपर ले जाऊं तो क्या बन जाएगा ये, तो बताएगा? हाँ जी, हाँ इधर से इनवर्स हटा दिया ना, इनवर्स का फिर एक दफ़ा इनवर्स कर दिया, फिर एक दफ़ा उल्टा कर दिया ना। तो इसका मतलब है ये लिखा हुआ है, बताइएगा ठीक लिखा हुआ है ये। सो दिस इज इक्वल टू, और मैं यकीनन गलत लिखूंगा, आपने सही बताना है कि ठीक लिखा हुआ है या नहीं। सो दिस इज इक्वल टू माइनस लैम्डा आर 1/1 माइनस लैम्डा आर ओवर 32 पाई स्क्वेयर इंटू एफ ऑफ एस प्लस एफ ऑफ टी प्लस एफ ऑफ यू माइनस एफ ऑफ एस नॉट। ठीक लिखा ना मैंने? गुड, चले जी। अब दोबारा आ गया और बड़ी खूबसूरती से आया है, अगर आपको याद हो, देखा, अगर आप गौर करें तो बड़ा नेचुरली आया। अब ये अगर मैं मुझे पता है ना लैम्डा आर बहुत छोटा है, वापस उठा के ऊपर ले जाऊं तो सीरीज खोल सकता हूं ना। तो सीरीज खोल के क्या करूं, क्या लिखूं? आप तो यार बता दो। अब आप वो लैम्डा में छुपाई थी ना, ये लैम्डा आर है, कोई इन्फिनिटी नहीं है इसमें। अभी समझ आ जाती है फिक्र, अभी समझ आ जाती है। अभी मैं जब लिखूंगा ना बिल्कुल सही समझ आ जाएगी कि क्या हो रहा है। मुझे एक दफ़ा लिखने दो ज़रा इसको अगर मैं उठा के ऊपर ले जाऊं, -1 एक्सपेंड करूं, पहली टर्म में लिखूंगा ऑफ द ऑर्डर ऑफ लैम्डा स्क्वायर, फिलहाल छोड़ दूंगा। सो मैं लिख सकता हूं गैमा, अगर यही चीज़ कैलकुलेट की थी ना आपने, गैमा एस टी यू, अभी आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू माइनस लैम्डा आर इंटू 1 प्लस लैम्डा आर ओवर 32 पाई स्क्वेयर है इंटू एफ ऑफ एस, मैं सिर्फ सेकेंड ऑर्डर तक लिख रहा हूं ना, एफ ऑफ टी एफ ऑफ यू। अच्छा एफ ऑफ एस नॉट आप कैलकुलेट कर लेना अगर, तो एक नंबर है ये 4x, डिफ्रेंशिएशन ही करनी है, कोई मसला नहीं है, कर लेंगे तो शायद इसका आंसर कुछ भी आ जाएगा।
ठीक लिखा मैंने? एक सेकंड अजर, अब गौर करना जो आप कह रहे थे मुझसे, सिर्फ एक चीज़ पे। अगर इसकी जगह मैं ये लिख लूँ खोल के ज़रा आपके लिए, माइनस लैम्डा, अगर आप ना पूछते तो मैं ना लिखता, ये माइनस मेरी कन्वेंशन है, खैर है कोई बात नहीं, मैंने माइनस ना रखता तो प्लस ही आ जाता। अगर मैं इसकी जगह प्लस रख लेता ना तो खैर थी, कोई बात नहीं। दिस थिंग इज इक्वल टू माइनस लैम्डा आर माइनस लैम्डा आर का स्क्वायर ओवर 32 पाई स्क्वायर्ड एफ ऑफ एस प्लस एफ ऑफ टी प्लस एफ ऑफ यू माइनस एफ ऑफ। ये बिल्कुल अगर कंपेयर करें जाके अपने पिछले एक्सप्रेशन के साथ तो ऐसा लग रहा है जिस तरह हर लैम्डा की जगह लैम्डा आर है और इन्फिनिटी कहीं लैम्डा आर में छुपी हुई है। वो इन्फिनिटी फर्स्ट ऑर्डर पे नजर नहीं आती क्योंकि है ही नहीं है फर्स्ट ऑर्डर पे। फर्स्ट ऑर्डर पे क्यों? एस टी यू था ही नहीं ना हमारे पास, तो यहां पर एक पॉइंट पे इंटरेक्शन थी, तो यहां तो कोई इन्फिनिटी नहीं। इसका मतलब है अगर आप देखें गौर करें तो आपने जो कमाल किया ना, पता क्या किया? अगर आप दोनों एक्सप्रेशन को कंपेयर करें देन यू हैव रिटन सो कंपेयरिंग इट विद प्रीवियस एक्सप्रेशन। इसको छोड़ दे, इसको भूल जाए, एक नंबर ही था ना ये तो यानी फाइनाइट रिजल्ट है, कोई इन्फिनिटी नहीं है। लैम्डा आर इज फाइनाइट नाउ ना, बिकॉज क्यों मैं कह रहा हूं क्योंकि इसके अंदर कुछ छुपा हुआ है लेकिन हमें नजर नहीं आता वो। तो अगर आप कंपेयर करें तो ये बिल्कुल दोनों रिजल्ट्स को जरा देखिएगा, मैं सही कह रहा हूं। माइनस आयोटा लैम्डा आर इज इक्वल टू माइनस आयोटा z lambda to the power minus 1 into lambda, where z lambda to the power minus 1 is 1 minus lambda 1 minus lambda over 32 pi squared log of lambda squared over m squared log of lambda squared over m squared। दोबारा नीचे लिख देता हूँ चलिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बार बार यूज होना है। वेयर z lambda inverse is equal to 1 minus lambda over 32 pi squared log of lambda squared over m squared minus gamma। बाकी आगे टर्म्स हैं ऐसे ही नहीं हुआ जिस तरह इन्फिनिटी लैम्डा आर में छुपी हुई है ना। हमने कहा लैम्डा आर अगर इसको फर्स्ट टर्म से जरब देंगे तो क्या आ जाएगा? लैम्डा। अगली टर्म जरब देंगे तो यही एक एक्स्ट्रा टर्म थी जो यहां नजर नहीं आ रही थी ना, याद है? मल्टीप्लाई हो रही थी इसके साथ, याद है जब मैंने किया था 3 over 32 पाई स्क्वायर एस टी यू करके, तो कैंसिल हो गई थी। एग्जैक्टली तो ऐसे लग रहा है जैसे मैंने कपलिंग को रीडिफाइन किया है और उसके अंदर ये इन्फिनिटी छुपा दी है। दैट इज वाई दिस लैम्डा आर इज नोन एज अ रीनॉर्मलाइज्ड कपलिंग। एग्जैक्टली हर ऑर्डर पे आपको यही करना पड़ेगा। ना ना बिल्कुल, आप जिस ऑर्डर पे यहां खोल रहे हैं उस ऑर्डर पे जेड लैम्डा को भी खोल रहे हैं। तो यू कैन मैच दिस, यू कैन रीनॉर्मलाइज दिस थ्योरी ऑर्डर बाय ऑर्डर। दैट इज अमेजिंग थिंग अबाउट दिस रीना। हमने कुछ भी कोई अनहोनी नहीं की। अभी आपको हैरान करेगी एक और चीज, इस बात पे समझ आ रही कि दोनों ये यहां तक आपको क्लियर है ना कि दोनों एक्सप्रेशंस को हमने मैच किया और कपलिंग को रीडिफाइन किया। अभी मैं आपको बताता हूं कि ये रीनॉर्मलाइजेशन कंडीशन है, हालांकि खबाब ने कह दिया कि रीनॉर्मलाइजेशन कंडीशन है। क्यों? इसमें आपने जेड लैम्डा को जिस ऑर्डर तक खोला है, अगर आप अगले ऑर्डर पे लिखते तो ऑफ द ऑर्डर ऑफ लैम्डा स्क्वायर बनती, तो उसके साथ भी कोई ऐसा कोएफिशिएंट आता, वो इधर भी फिर आता। ऑर्डर बाय ऑर्डर मैच करते जाते तो थ्योरी रीनॉर्मलाइजेबल होती। रीनॉर्मलाइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट क्लासिक थिंग इन, कोई थ्योरी जो है क्लासिक थिंग इन क्वांटम फील्ड थ्योरी, कोई थ्योरी हम नहीं मानते जब तक वो रीनॉर्मलाइजेबल ना हो। जब स्टैंडर्ड मॉडल बनाया गया था, ग्लाइशो वाइनबर्ग सलाम जिसे हम मॉडल कहते हैं। अच्छा, मैं वंस अगेन मैं ये नाम जो लेता हूँ ना, मेरी पता नहीं क्या आदत है, मैं यूजुअली कहता होता हूँ ग्लाइशो सलाम वाइनबर्ग मॉडल। इसका ताल्लुक कतन ये नहीं होता कि ग्लाइशो ने काम किया, सलाम ने उससे, जैसे पाकिस्तान में अब ये चलता है ना
हमारे यहाँ हायर एजुकेशन कहती है जिसका पहले नंबर पे नाम है उसको 30 पॉइंट मिलेंगे, जिसका दूसरे नंबर पे नाम है उसको 6 पॉइंट्स मिलेंगे। यानी यू आर बेसिकली वेइंग इंटेलेक्ट बाय लुकिंग एट द नेम पोजीशन इन द ऑर्डर ऑफ पोजीशन इन द नेम्स ना, विच इज़ टोटली नॉनसेंस इफ़ नॉट स्टूपिड। इसलिए कि इंटेलेक्ट जो है वो इस बात से जज नहीं होना चाहिए कि किसी XYZ का नाम किस पे आता है। मैं ग्लाइशो सलाम वाइनबर्ग सिर्फ और सिर्फ इसलिए कहता हूँ कि अल्फ़ाबेटिकली ठीक लगते हैं। G पहले आता है, S बाद में आता है, W बाद में आता है। तो ये जो जिसको हम अब ख़त्म करके स्टैंडर्ड मॉडल कहते हैं, इतना स्टैंडर्ड बन चुका है ये वाली चीज़ के बार बार हमने तजर्बे करके देखे, ये तजर्बात की कसौटी पे बिल्कुल पूरा उतरता है। तो हमने इसलिए इसको स्टैंडर्ड मान लिया, जैसे नॉन स्टैंडर्ड मॉडल नाउ है। मॉडल क्यों है, थ्योरी नहीं है, इसलिए कि ये मॉडल होता क्या है, मैंने शुरू में भी आपको जब फील्ड थ्योरी का कोर्स शुरू किया था शायद बताया था कि किसी मुश्किल चीज़ को सिंपली इंटरप्रेट करने के लिए कोई थ्योरी को, किसी चीज़ को बनाना, उसको कहते हैं मॉडल। इंटरप्रिटेशन होती है डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स की इन अ सिंपल वे, दैट इज नोन एज मॉडल, जिसमें बहुत सारी assumptions होती हैं। स्टैंडर्ड मॉडल में assumption ये थी कि न्यूट्रिनो लंगड़ा था। स्टैंडर्ड मॉडल बताते खुद भी लंगड़ा है, लेफ्ट हैंडेड है, राइट हैंडेड नहीं है। लेकिन ऐसा अजीब मॉडल है जो सारी की सारी चीज़ों पे अभी तक पूरा उतरा है, जिसके लिए बनाया गया है। जिसके लिए बनाया नहीं गया वो उसके लिए क्या पूरा उतरना है ना, ठीक है ना। उमूमन लोग कहते हैं नहीं स्टैंडर्ड मॉडल में आप डार्क मैट्रिक्स में, भाई स्टैंडर्ड मॉडल बना ही नहीं इस काम के लिए, है ना। तो अब आप कहें कि नहीं एक इंसान जो है वो 4 टांगों पे नहीं दौड़ सकता, भाई बनी 2 टांगों पे दौड़ने के लिए 4 पे कहाँ से दौड़े वो। तो स्टैंडर्ड मॉडल इज़ नॉट अ थ्योरी, इट इज़ अ मॉडल। जिन चीज़ों के लिए बनाया गया है परफेक्टली वर्किंग फाइन। जब इन लोगों ने ये मॉडल बनाया तो शुरू में किसी लोगों ने 1960, 68, 69 में वाइनबर्ग और सलाम वगैरह ने, ग्लाइशो ने तो पहले काम किया था एक्चुअली SU2 का अलजबरा पूरे का पूरा, तो मैट्रिसेस का अलजबरा था रादर वो। तो लोगों ने इसको कोई ख़ास सीरियस नहीं लिया था। फिर 2 उस्ताद शागिर्द थे, टूफ्ट एंड बोल्ट्जमान। टूफ्ट जो था वो स्टूडेंट था गालिबन बोल्ट्जमान का, तो उन्होंने प्रूफ किया था कि स्टैंडर्ड मॉडल इज रीनॉर्मलाइजेबल थ्योरी। अब अब्दुल सलाम ने शुरू में इसको सीरियस से उन्होंने कोई घास ज़्यादा नहीं था, उन्होंने कहा काम था बस कर लिया यार ठीक है ये, क्योंकि सलाम साहब शुरू से रीनॉर्मलाइजेशन पे काम करते थे। तो उनका ये गोल था कि किसी तरीके से इसको रीनॉर्मलाइजेबल प्रूफ होना चाहिए। तो वो काम फिर टूफ ने किया, और एक दफ़ा फिर टूफ ने जब इसको रीनॉर्मलाइज कर दिया, उसके बाद वो मॉडल लोगों ने उसको इतना वेट देना शुरू किया कि देयर इज़ एन एक्सपोनेंशियल राइज इन द साइटेशंस ऑफ दैट मॉडल। तो रीनॉर्मलाइजेशन एक इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर कोई थ्योरी रीनॉर्मलाइजेबल नहीं है ना, तो वो जितनी मर्जी खूबसूरत हो, आप उसे खूबसूरत डस्टबिन में डाल सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। बस खूबसूरत दिखाने के लिए ये बहुत खूबसूरत, इसके लिए डस्टबिन भी बड़ी खूबसूरत हमने बनाया, यानी यू कैन ट्रैश इट। कोई किसी का क्वेश्चन हो यहां, लेकिन अभी आपको इससे एक और चीज नजर आएगी जो इससे भी ज्यादा एलिगेंट है। एक इससे भी ज्यादा एलिगेंट चीज आपको नजर आएगी फिर। अच्छा अब लिख लेंगे इसमें ये चले मैं लिख देता हूं। सो माइनस आयोटा लैम्डा आर इज इक्वल टू माइनस आयोटा लैम्डा, पहले से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, माइनस ये माइनस है और ये प्लस हो जाएगा, प्लस आयोटा लैम्डा स्क्वेयर ओवर 32 पाई स्क्वेयर। बस अब मुझे सिर्फ एक चीज़ प्रूफ करनी है यहाँ पर, लॉग ऑफ लैम्डा स्क्वेयर ओवर एम स्क्वेयर माइनस गामा प्लस लॉग ऑफ 4 पाई प्लस ऑफ द ऑर्डर ऑफ, जो खबाब ने हमें कहा था कि अगले ऑर्डर पे जाते तो कोई बात नहीं थी, यह भी उसी ऑर्डर पे आ जाती। आपने जो रीडिफाइन किया है वो लाजमी नहीं सेकंड ऑर्डर तक हो। इंटरेस्टिंग बात है, फर्स्ट ऑर्डर पे दोनों बराबर है। फर्स्ट ऑर्डर पे कपलिंग को आपको रीडिफाइन करना ही नहीं पड़ता, सेकंड ऑर्डर पे डिफाइन करना पड़ता है, क्योंकि उसमें इन्फिनिटीज छुप जाती हैं। 5-4 थ्योरी। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो अगर तो प्लीज पूछ लें। तो एक चीज मैंने एक चीज गलत लिखी है, सॉरी, यहाँ 3 का फैक्टर भी था, याद है ना वो, मैं ये हाँ एग्जैक्टली वो उस कपलिंग में छुप गया, बिल्कुल बिल्कुल, ये 3 का फैक्टर मैंने मिस कर दिया, सॉरी। आयोटा काटना चाहें तो काट लें, ना काटना चाहें तो आपकी अपनी चॉइस है। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो? अभी तक सब चीज़ें बिल्कुल स्मूथली चल रही है ना, एलिगेंटली, ठीक है। मैथमेटिकली हमने जितनी हौच पौच लग रही थी ना थ्योरी आपको,
उतनी है नहीं है बेचारी को, आप खाम खा अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। अच्छा, माइनस आयोटा ख़त्म करो तो एक आखिरी को यहाँ लिख रहा हूँ, लैम्डा आर इज इक्वल टू लैम्डा माइनस आयोटा ख़त्म किया मैंने, -3 लैम्डा स्क्वेयर ओवर ये खाम हम लिखते हैं, करते कभी नहीं है ज़िंदगी में। असाइनमेंट ना दे दूं टू लूप पे कैलकुलेट करने के लिए, हैं? टर्मिनल के लिए एक ही 50 नंबर का सवाल। नहीं, बड़ी डायग्राम बनेगी, बहुत सारी बनेगी, इस तरह पार्टिकल जाएगा, इस तरह। टू लूप का तो एक पंडोरा बॉक्स खुल जाना है परमुटेशंस में, हैं? हाँ, अगर बिल्कुल बिल्कुल एक्चुअली बिल्कुल इन्फिनिटीज इसलिए आती हैं, चलो ठहरो, ये वो कपलिंग होती है जो जिसको हम कहते हैं बेयर कपलिंग। थोड़ा सा मैं आपको, बेयर कपलिंग का मतलब होता है जिसने किसी के साथ इंटरेक्ट अभी तक नहीं किया हुआ। बेयर का मतलब बिल्कुल नंगा होता है, यही होता है ना, इसको यही कहते हैं ना, किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं किया, कोई चीज़ नहीं है उसके ऊपर, कोई चीज़ नहीं है उसके ऊपर, नेचुरल है बिल्कुल। लेकिन अब ये सोचें कि ये इन्फिनिटीज एब्जॉर्ब क्यों हो रही है। जो आप चार्ज देखते हैं ना, वो बेयर चार्ज नहीं होता। मैं अभी साबित करता हूँ वो चीज़ आगे जाके। वैक्यूम से तो हमेशा पार्टिकल एंटी पार्टिकल बनते हैं, इसका मतलब है दे आर ऑलवेज स्क्रीनिंग द चार्ज एट द क्वांटम फील्ड थ्योरी लेवल। जो चार्ज आप देख रहे हैं, आप तो समझ रहे थे कि आप तो वो चार्ज देख रहे हैं जो एक्चुअल चार्ज था, आप एक्चुअल चार्ज तो नहीं देख रहे, आप तो स्क्रीन्ड चार्ज देखते हैं। इसका मतलब है आप जब कपलिंग देखते हैं तो स्क्रीन्ड कपलिंग देखते हैं, एक्चुअल कपलिंग नहीं देखते। देन दिस इज नोन एज अ स्क्रीन्ड कपलिंग, स्क्रीनिंग हुई है इस कपलिंग की, और यही आप मेजर करते हैं। एक्चुअल चार्ज जो आप 1.6 × 10⁻19 कूलम लिखते हैं ना, वो ई नहीं, एक्चुअल चार्ज नहीं होता, स्क्रीन चार्ज होता है क्वांटम फील्ड थ्योरी लेवल, अगर आप उसको देखते हैं। लेकिन जो भी होता है उसे कहते हैं फंडामेंटल यूनिट है हमारे पास 1.6 × 10⁻। एग्जैक्टली बिल्कुल एग्जैक्टली। क्वांटम फील्ड थ्योरी में तो अब वैक्यूम बड़ी तबाही है ना, वैक्यूम से जो ही आप वैक्यूम के लेवल से बाहर आते हैं, आप क्वांटम फील्ड थ्योरी के लेवल से बाहर आ जाते हैं। तो इसका मतलब है जिस एनर्जी पे आप काम कर रहे हैं, जिस लैम्डा स्क्वायर पे आप काम करते हैं, उस लैम्डा स्क्वायर के ऊपर जो आप चीज़ देख रहे हैं वो एक्चुअल चार्ज नहीं है, वो ये वाला चार्ज है या ये वाली कपलिंग है। क्योंकि ये देखें ना, स्केल आपका डिफरेंट है। अगर तो आप दूर बिल्कुल उस तरह जिस तरह गॉसेस लॉ जब आपने पढ़ा था, तो गॉसेस लॉ में आपने क्या पढ़ा था कि जैसी बेढंगी सी डिस्ट्रीब्यूशन हो चार्ज की, डजेंट मैटर, अगर आप बाहर खड़े हैं तो चार्ज का सारी नज़र आता है आपको। आप कहते हैं सारे का सारा चार्ज हमें ऐसे नज़र आता है जैसे एक पॉइंट पे पड़ा है। जो ही आप अंदर घुसते जाते हैं, जितना चार्ज आपके सर के ऊपर है वो किसी काम का नहीं है, जो आपकी नाक के नीचे चार्ज है वही काम का है। इसका मतलब है ये इफेक्टिव चार्ज हो गया ना। क्यों? जो आप अंदर प्रोब करते गए आपको चार्ज डिफरेंट नजर आता गया। एग्जैक्टली यही थ्योरी यहां पर भी है। ये क्या है? प्रोबिंग मोमेंटम है। ये क्या है? स्केल है, m²। याद है, बॉक्स प्लस m। मैं कोई और मैथ्स रखूंगा उसके लिए आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो कपलिंग है, अगर मैं इसको स्केल डिपेंडेंट बनाऊं फॉर एन आर्बिट्रेरी स्केल म्यू, सो क्योंकि ये मैथ्स है ना, आप कहते हैं भाई अब आप एक चीज पे गौर करें। फर्ज कीजिए आपका पास लैम्डा जो है वो सपोज कर लेते हैं 1 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 1 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 10⁻12, सही कह रहा हूं ना? इलेक्ट्रॉन 6 मेगा होता है ना, गीगा 10 टेरा, 10⁻12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मैथ सफा चार्ज जो है वो तकरीबन 50,000 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और ऊपर वाला चले मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करूँ तो 10⁻6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका मतलब है इस लॉ की वैल्यू कुछ कोई ना कोई वैल्यू है। अब अगर मैं नीचे मैथ्स कर दूं बी क्वार्क का मैथ्स जो कि 5 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका मतलब है लॉ की वैल्यू तो छोटी हो जाएगी ना। अब इसका मतलब है ये वैल्यू चेंज हो रही है जो आप मैथ्स को चेंज करते जा रहे हैं। इसका मतलब है जब आप वैक्यूम के अंदर हैं तो वैक्यूम में कई किस्म के पार्टिकल्स बन सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन से लेकर जो हल्के से हल्के हैं
वहाँ से लेकर टी एंटी टॉप तक बन सकते हैं। सिर्फ फ़र्क क्या है, जिस पार्टिकल को देखना चाहते हैं उतनी ही हाई एनर्जी के साथ आपको अंदर घुसना पड़ेगा। इसका मतलब है ये दिस कपलिंग इज योर स्केल डिपेंडेंट कपलिंग। इसलिए आप देखिएगा पेस्कन एंड श्रूडर अपनी बुक में लिखता है कि इंस्टेड ऑफ लैम्डा यू आर कैलकुलेटिंग लैम्डा ऑफ म्यू, वेयर म्यू इज सम एनर्जी स्केल। इसलिए मैं मैथ को अगर एनर्जी से बदल दूं तो रेस्ट मैथ एनर्जी की कोई एनर्जी लगा सकता हूं मैं। सो दिस इज इक्वल टू लैम्डा माइनस 3 लैम्डा ओवर 32 पाई स्क्वेर्ड लॉग ऑफ लैम्डा स्क्वेर्ड ओवर म्यू स्क्वेर्ड माइनस गामा प्लस लॉग ऑफ 4 पाई। यार ये एक तो खाम खा बीच में ना ऑफ ऑर्डर ऑफ लैम्डा क्यूब लिखना लैम्डा स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा ना आज ख़त्म करने के लिए, तुम्हारा पेपर 11 बजे है ना, वो फिर खैर जो भी बात मैंने की। अच्छा आपको याद है एक वेव लेंथ होता है जिसे कहते हैं कॉम्पटन वेव लेंथ, उसको एल लिख लेते हैं, उसको लिखते हैं एल इज इक्वल टू 1 ओवर एम सी स्क्वेयर्ड होता है। अगर इलेक्ट्रॉन के लिए देखेंगे तो कोई कॉम्पटन वेव लेंथ होगा, म्यूऑन के लिए देखेंगे तो और छोटा होगा क्योंकि मैस बड़ा है उसका। इसका मतलब जितना मैस बढ़ता जाएगा उतनी अंदर तक घुसते जाएंगे, उतनी ही छोटी लेंथ पे आपको जाना पड़ेगा। अब लेंथ और एनर्जी एक दूसरे का उलट है, क्यों? मोमेंटम 1 ओवर लेंथ की तरह लिखा जाता है ना यूनिट्स में। इसका मतलब है जितनी लेंथ छोटी होती जा रही है उतना डीप इन मोमेंटम होते जाते जा रहे हैं आप, ठीक है ना। डेल्टा एक्स डेल्टा पी से भी देख सकते हैं। इसका मतलब है जितनी आपकी एनर्जी बढ़ती जा रही, जिस स्केल को आप देखना चाह रहे हैं उतना ही आपको लैम्डा ऊपर का स्केल ऊपर का फिट करना पड़ेगा ना, हाई एनर्जी, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट है ना, यहाँ इसकी लिमिट तो 0 से इन्फिनिट तक थी ना। ये 0 मोमेंटम से लेकर इन्फिनिट मोमेंटम दे सकता था, उसको पूरा घुस सकता था उसके अंदर। तो हमने 0 मोमेंटम बीच में से निकाल दिया ताकि इंफ्रारेड सेफ हो जाए, हम वो हमने सब्ट्रैक्ट आउट कर दिया। अब सिर्फ हमारे पास एक इन्फिनिटी रह गई है, वो अल्ट्रा वायलेट है। अब अल्ट्रा वायलेट 10 जीवी भी हो सकता है, 20 जीवी भी हो सकता है, 20,000 जीवी भी हो सकता है, 20 मिलियन जीवी भी लेट सपोज हो सकता है। सपोज कर लेते हैं, चलें, करने में क्या हर्ज है। इसका मतलब है जितनी बड़ा पार्टिकल आप अगर वैक्यूम से हाथी एंटी हाथी बनना देखना चाहते हैं तो आपको उसी हिसाब से लैम्डा स्क्वायर उतना ही अंदर घुसना पड़ेगा। तो वैक्यूम के पास पूरा खजाना है आपके लिए, आप ड्रिल करके घुसते जाइए उसमें जो जो खजाना तलाश करना चाहते हैं आप, जो ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा कि यहां तो एक मैथ्स के लिए लिखा ना मैंने, यहां स्केल के लिए भी लिख सकता था। क्लियर या नहीं? नहीं तो फिर बता दो, पक्की बात है। चल गुड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाली ना। अच्छा, ये म्यू से ख़ास मुझे कोई मोहब्बत नहीं है, इसी इक्वेशन को तो मैं म्यू प्राइम के लिए भी लिख सकता हूँ। म्यू प्राइम कोई दूसरा स्केल है। अब देखें मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ ज़रा यहाँ से जी लैम्डा को ख़त्म करना चाहता हूँ, सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल ठीक है आपने। अच्छा, मैं अब ये नहीं लिखता है ना। मैंने क्या किया, जब मैंने पोटेंशियल कैलकुलेट किया था तो R1 और R2 पे कैलकुलेट करके दोनों का डिफरेंस इन पोटेंशियल लिया था। अब मुझे तो लैम्डा को कंपेयर करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। मैंने कहा पहले आपने लैम्डा कैलकुलेट किया एक स्केल के ऊपर कपलिंग, आप दूसरे स्केल पे करें, देखें दोनों का डिफरेंस कितना है। और डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करना चाहिए? स्केल्स पे। बेशक करके देख लें। मैंने आपसे कहा था लाइन चार्ज बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप उसे वैसे हल्के से लेते हैं। So you have lambda r mu prime mu is equal to ट्री लेवल पे कोई स्केल नहीं होता, कोई एक्सचेंज ही नहीं हो रहा होता। जब कोई एक्सचेंज नहीं होता तो जीरो मोमेंटम ट्रांसफर टाइप होती है। जीरो हो गया जवाब उसका, कट गया दोनों, सॉरी। इसमें क्या बनेगा? चले 3 लैम्डा स्क्वेर्ड ओवर 32 पाई स्क्वेर्ड लॉग ऑफ ठीक लिखा मैंने ना, जो माइनस होगा वो नीचे ही आएगा, जो प्लस होगा वो नहीं,
गलत नहीं लिख दिया मैंने? अब ठीक है, देख लेना यार सही लिखा है गलत लिखा, आप चेक कर लीजिएगा जी। नहीं ये 1/μ² है ना, 1/μ प्राइम है तो ऊपर चढ़ जाएगा ना। मैं समझा नहीं, आप क्या कह रहे हैं? सर ये शुरू में था, इसमें ये पूरा नेशनल लॉ के अंदर था, ऐसा कुछ पार्ट था? इसमें पहला पार्ट था सिर्फ ये लैम्डा स्क्वायर था सर, उसके अंदर। ओह अच्छा ठीक है, चलें कोई बात, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब थैंक यू, सॉरी गलत लिख दिया, सॉरी। ये हो गया, ये अब ठीक है, चलो वेरी गुड, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आप तो सब कुछ गलत करने जा रहे थे, एक ब्रैकेट लेकिन ये थी, है ना, ये तो थी ना। बहुत शुक्रिया यार, आपने मुझे बिल्कुल सही गाइड किया। थैंक यू सो मच। यहाँ पर भी ये ब्रैकेट थी, ये हट गया, चलें गुड, जल्दी पकड़ा गया। अब ठीक लिखा हुआ सर, कुछ गलती की हुई है? ना ना, 1 है ना, चौथी जगह पे आएगा ना। और प्लस, ठीक है ना, अब सही किया ना, सही है ना, जवाब अभी वही है। दिस इज इक्वल टू 3 लैम्डा स्क्वायर ओवर क्यों, ये चौथी जगह पे आ रहा था ना, चौथे वाले ने पहले ही पे जाना है ना, बोला मैंने उस वक्त कभी चौथी जगह पे ही था। है सर, चला आपको अगर आप गौर करें ना तो आपने एक बड़ा कमाल किया है भाई, आपको लग नहीं रहा ये अभी तक, लेकिन आपने कमाल किया है। बताएं वो क्या किया आपने? लैम्डा कट ऑफ इंडिपेंडेंट स्केल रेशियो, कपलिंग चेंज होती हैं, रेशियो ऑफ देयर स्केल्स, यही हम चाहते थे। लेकिन अभी भी हमारी तसल्ली नहीं हुई, अभी थोड़ी सी तसल्ली करानी है और आपको, ठहर जाए जरा। अच्छा आपको पता है ना, मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था, मैंने ये लिखा था लैम्डा इज इक्वल टू माइनस आयोटा जेड लैम्डा। इसको उलट भी कर सकते हैं आप, लैम्डा को भी लिख सकते हैं। यू कैन ऑलवेज राइट लैम्डा इज इक्वल टू, यू कैन ऑलवेज राइट लैम्डा इज इक्वल टू जेड लैम्डा आर लैम्डा आर, यानी जो रिनॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट आपने लैम्डा के लिए लिखा था वही रिनॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट आप लैम्डा के लिए भी लिख सकते हैं, लैम्डा आर के लिए भी लिख सकते हैं। इनवर्स है ना दोनों का, हर जगह पे लैम्डा आर लिख देना है। तो मैं एक लिख देता हूँ, घर जाके इसको वेरीफाई कर लीजिएगा, थोड़ी सी वक्त की किल्लत है अब, तो मैं ये लिख देता हूँ कि जी, हालांकि मुझे ज़रूरत कोई नहीं है लिखने की, लेकिन चलें आपकी तसल्ली के लिए मैं लिख देता हूँ कि जी लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा आर इंटू 1 + 3 lambda r over 32 pi squared log of lambda squared over, मैं m स्क्वेयर ही लिखता हूँ फिलहाल, या म्यू स्क्वेयर जो भी लिखना चाहें, माइनस गामा प्लस log of 4 pi plus of the order of lambda r क्यों। कुछ भी नहीं किया मैंने, उसमें यहाँ माइनस था ना, इनवर्स लेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, कपलिंग स्मॉल है ना, और कोई चीज़ नहीं मैंने की, कोई गलत नहीं किया मैंने काम। ठीक होगी बात, ये किसी को कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक? अच्छा यहाँ पर भी आप ये याद रखना है कि यहाँ पर भी ऑफ द ऑर्डर ऑफ लैम्डा क्यूब टर्म्स मौजूद हैं, यहाँ पर भी, यहाँ लैम्डा आर कहाँ मैं लिख रहा हूँ, यहाँ लैम्डा आर क्यूब टर्म्स, ठीक है। कोई सवाल यहाँ तक? हमें बचपन में एक चीज़ पढ़ी थी, रिसेंट बचपन में हमने कहा था कि अगर हमें किसी चीज़ का डिफरेंशियल पता हो ना,
तो डिफ्रेंसिएशन से ज़्यादा बेहतर चेंज कोई चीज़ नहीं बताती आपको। थोड़ा सा भी कपलिंग को छेड़ेंगे तो डिफ्रेंसिएशन आपको बता देगी। अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन बना लूँ स्केल्स में तो उसे क्या कहेंगे आप? उसको क्या कहेंगे? इसको क्या नाम देंगे? डिफरेंशिएशन इन रीनॉर्मलाइजेशन स्केल। दीज आर नोन एज रीनॉर्मलाइजेबल। ग्रुप का लफ्ज़ इस्तेमाल ना करूं तो इक्वेशंस, ठीक है? एक है तो क्या ग्रुप इस्तेमाल करना है? इन्हें कहते हैं RGEs, रनिंग कपलिंग कांस्टेंट्स के अंदर या रनिंग पैरामीटर्स के अंदर जो आप इक्वेशन लिखते हैं उनको कहते हैं RGEs। और मैं RGE बनाऊंगा एक। किसी का अगर यहां तक कोई सवाल हो, मैं एंड पे 5 मिनट में बोल के सारी चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा। सिर्फ मुझे अगर आप इजाज़त दें थोड़ा सा कैलकुलेट करने के लिए। जी 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 बिल्कुल। ऑफ द ऑर्डर ऑफ लैम्डा आर क्यूब लिखे हैं जी जी, सब में आएगी। मैंने कहा कि मैं सिर्फ लिख नहीं रहा। चलो ये लो, ऑफ द ऑर्डर ऑफ, बिल्कुल। अब मैंने कहा कि अब बार बार हमें पता ही अगली टर्म्स हैं तो हम लिखते रहेंगे तो खैर है, क्योंकि जो वहां लिखेंगे वो यहां भी लिखेंगे। तो चले, अब मैं कोशिश करूंगा याद रखूं लिखना, कुछ गलत ना करूं, ठीक है? अच्छा चले, मैं एक काम करता हूं ना, मैं कहता हूं म्यू प्राइम और म्यू और डेल्टा, म्यू और म्यू प्राइम में बहुत थोड़ा सा फर्क है। मैं कहता हूं लेट्स राइट म्यू प्राइम इज इक्वल टू म्यू प्लस अ स्मॉल म्यू चेंज इन म्यू। डी म्यू नहीं लिख रहा, डेल्टा म्यू लिख रहा हूं। तो इसका मतलब है मैं लिख सकता हूं लैम्डा आर, म्यू प्राइम की जगह मैं लिख सकता हूं म्यू प्लस डेल्टा म्यू माइनस इज इक्वल टू 3 लैम्डा स्क्वेयर्ड ओवर 32 पाई स्क्वेयर्ड। अच्छा, मैं एक काम अभी करूंगा छोटा सा, और आप मुझे यकीनन उसकी इजाज़त देंगे, मैं बाद में लिखूंगा वो, ठीक? दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ म्यू प्लस मैंने यहां क्यों लैम्डा आर लिख दिया है? इसलिए कि मैंने कहा कि लैम्डा में हर लैम्डा की जगह मैं लैम्डा आर प्लस अगली टर्म पुट कर सकता हूं ना, है ना? हर लैम्डा की जगह मैं लैम्डा आर प्लस अगली टर्म पुट कर सकता हूं। तो अगली टर्म क्या हो जाएगी जो आप मुझे कह रहे थे? ये है रीनॉर्मलाइजेशन ऑर्डर बाय ऑर्डर। हो गई अब आपके पास, देखा जी, और बेहतर तरीके से आपको वही चीज नजर आ रही है अब। अच्छा, इसको अगर आप खोल लें तो क्या लिखा हुआ है? सो दिस इज इक्वल टू 3 लैम्डा आर स्क्वेयर ओवर 32 पाई स्क्वेयर लॉग ऑफ, अच्छा डेल्टा म्यू बहुत छोटा है, ये बात आप याद रखिएगा। डेल्टा म्यू ओवर म्यू इज चले, डेल्टा म्यू ओवर म्यू इज मच लेस देन 1 है। इसका मतलब है जो स्क्वायर टर्म है इसमें उसको मैं इग्नोर कर सकता हूं। सो आई कैन राइट इट एज लॉग 1 प्लस 2 डेल्टा म्यू ओवर म्यू प्लस ऑफ द ऑर्डर ऑफ, क्यों भाई, कुछ गलत तो नहीं किया? किया तो बता दे। बस अब आप बना चुके हैं, सीरीज खोल लें। अगर कोई चीज़ 1 से छोटी हो तो सीरीज खोलनी तो आपको आती है ना? तो आप लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 3 लैम्डा आर स्क्वेयर ओवर 32 पाई स्क्वेयर्ड इंटू 2 टाइम्स डेल्टा म्यू ओवर म्यू प्लस ऑफ द ऑर्डर ऑफ, है ना? बना लिया ना अब आपने। डेल्टा म्यू को उठा के नीचे ले आए। थोड़ा सा मैं इसको अब साफ करता हूं लिखने में। सो मैं लिखता हूं लैम्डा आर ऑफ म्यू प्लस डेल्टा म्यू माइनस लैम्डा आर ऑफ म्यू डिवाइड बाई डेल्टा म्यू इज इक्वल टू 3 ओवर 16 पाई स्क्वेयर्ड या 3 ओवर 2 इंटू 4 पाई स्क्वेयर। मैं ज़रा थोड़ी सी अच्छी शेप देना चाह रहा हूँ इसको। 3 ओवर 2 4 पाई स्क्वेयर, ये से 32 पाई स्क्वेयर ही लिखा हुआ है। ये एक 2 है
ओवर म्यू। कुछ गलत तो नहीं किया मैंने अभी तक, एग्री करते हैं मेरी इस बात से आप? प्लस ऑफ द ऑर्डर ऑफ, हमारे दोस्त को इतराज़ होगा, तो अब आप जवाब, अगर डेल्टा म्यू बहुत छोटा होता तो अब आप सब कुछ निकाल चुके हैं जी। मैं अब मैच कर लूँ कि मैंने क्या ठीक लिखा है, मेरा ख्याल है ठीक ही लिखा होगा। आपने गलती नहीं निकाली तो ठीक ही होगा, है ना? चलो गुड। ये क्या लिखा हुआ है? डिफरेंशियल लिखा हुआ है। चलो अभी नहीं लिखता, अगर आप कहें तो ये म्यू जो इधर छुपा हुआ है ना, इसको उठा के इधर ले जाते हैं। तो एक म्यू से इधर ज़रब दे देते हैं, तो एक म्यू से इधर ज़रब देते हैं ताकि किसी तरीके से स्केल तो ख़त्म हो। देखिए अब मैं आपको याद कराऊंगा, देखें बन क्या रहा है ये। अगर डेल्टा म्यू बहुत छोटा होता तो क्या लिखा हुआ है? म्यू टाइम्स डी बाई डी म्यू लैम्डा आर विच इज अ फंक्शन ऑफ म्यू इज इक्वल टू कांस्टेंट, ही बड़ा खूबसूरत कांस्टेंट, ठहरो जरा, दिस इज इक्वल टू -2 टाइम्स b0 ओवर 4 पाई का स्क्वेयर। हाँ बस नहीं -2 टाइम्स वो एक लैम्डा आर स्क्वायर बोल रहा हूं ना, मैंने कहा कपलिंग किधर गई है बीच में। b0 किसके बराबर है? नहीं मैंने जानबूझ के डाला है ये, लेकिन नेगेटिव साइन की बड़ी इंपॉर्टेंस है, जानबूझ के डाला है नेगेटिव साइन, बताऊंगा क्यों। मैं मजबूरी थी ना, खैर नेचुरली नहीं निकला तो डाल लिया हमने। ये क्या लिखा हुआ है? इसको आप देखें जरा क्या लिखा हुआ है। आप में से कितने लोग मेरे साथ एग्री करते हैं मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं? हैं? आपने लॉग वाली डेफिनेशंस बहुत देखी हुई हैं पार्टीशन फंक्शंस में, है ना? बड़ी देखी थी, डी बाई डी लॉग ऑफ जी, खाम खा लॉग बीटा। लॉग बीटा क्यों भाई? 1 ओवर बीटा को छुपाने के लिए। तो ये जो है ना, दिस इज नाउन एज अ रीनॉर्मलाइजेबल ग्रुप इक्वेशन एंड दिस इज नाउन एज अ बीटा फंक्शन विच इज इक्वल टू -2b0 ओवर 4 पाई स्क्वेयर लैम्डा आर स्क्वेयर। ये आपने बीटा फंक्शन कैलकुलेट किया है 5-4 थ्योरी में एट 1 लूप, और हमें पता है कि ये स्केल के साथ इवॉल्व कर रहा है। इसका मतलब अब एक ही लूप के ऊपर रह के कई एनर्जी स्केल के ऊपर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लोगों ने बीटा फंक्शन कैलकुलेट किया हुआ 2 लूप्स, 3 लूप्स, 4 लूप्स अप टू सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, ऑटोमेटिक टूल्स बनाए गए हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं बड़े एक्सपर्ट्स लोगों ने, उनमें बड़े नाम हैं। मिकुला मीशक है जिसने QCD के लिए किया हुआ है, उसमें चाकन वगैरह हैं, हाँ क्रिल मेलनिकोव हैं, पूरा ग्रुप है कार्लसरूहे जर्मनी में। अगर किसी ने सीरियस QCD कैलकुलेशंस करनी हैं देन ही और शी शुड गो टू द जर्मनी, कार्लसरूहे, मैक्स प्लांक, यूनिवर्सिटी ऑफ आखन, इन 4-5 जगहों पे जर्मनी में बहुत सीरियस कैलकुलेशन होती है, मल्टी लूप कैलकुलेशन, या फिर पोलैंड में यूनिवर्सिटी ऑफ वार्सा वगैरह में। तो वो लोग ये लूप कैलकुलेशंस करते हैं। 2 लूप तक किया तो नेचुरली इससे आगे जाना पड़ा, 3 पे किया तो और आगे जाना पड़ा है। इस वक्त म्यू आन का G-2 तकरीबन 5 लूप तक सॉल्व है, थाउजेंड्स ऑफ डायग्राम्स बनती हैं। तो लेकिन कंप्यूटर कोड से हम कर लेते होते हैं उसको, लेकिन उसमें भी करना पड़ता है। ये नहीं होता कि कोई आप डालेंगे और जवाब आ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता। मैं आप देख लूँ अगर आप इजाज़त दें कि मैंने बीटा फंक्शन ठीक लिखा है जी। सॉरी क्या कह रहे हो? मैं एक से मुझे दोगे ज़रा थोड़ी सी इजाज़त। -2b0 की जगह मैंने, अच्छा एक मुझे टू और लिखना है, एक मुझे 2 और लिखना है, क्योंकि मैं b0 की डेफिनेशन जो बुक्स में है वो -3 और 4, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इस तरह करता हूँ, यहाँ भी 4 कर देता हूँ और यहाँ भी 4, मुझे कोई मेहनत नहीं करनी, पर b0 की डेफिनेशन मैंने इस तरह रखी है ना कि -3 ओवर 4 हो जाए, ताकि ये 4 जो था ना, किधर था वो 4, हाँ
यहाँ पर ये 2 था, ये 2 कैंसिल हो रहा था ना, तो अब ये 4 से 4 कैंसिल हो रहा है। तो ये बुक की डेफिनेशन में जानना चाह रहा हूँ। अच्छा, बीटा फंक्शन B0 नेगेटिव है, बीटा फंक्शन नेगेटिव है, देखें ना आपने, माइनस साइन आपने साथ में रखा है B0 में कांस्टेंट को छुपा के। कुछ थेरीज होती हैं जिनमें बीटा का साइन डिफरेंट होता है, इसका मतलब उनका बिहेवियर इस थेरी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यानी QED के अंदर, क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर, अब जो अंदर घुसते जाते हैं चार्ज कमज़ोर होता जाता है। QCD से बिल्कुल मुख्तलिफ है, उसमें जो अंदर घुसते जाते हैं कपलिंग स्ट्रांग होती जाती है, तो उसका बीटा फंक्शन का साइन इससे मुख्तलिफ आता है। बाय द वे ये भी सलाम साहब ने कैलकुलेट किया था, और देखा इसका साइन डिफरेंट है, तो उन्होंने ठीक है छोड़ देने का, देखते हैं बाद में इसी बीटा फंक्शन को कैलकुलेट करके बाकायदा से बेहतर तरीके से जिन लोगों ने किया, विल्चेक एंड ग्रॉस, फिर उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला। एक्चुअली दे हैव प्रूव्ड दैट QCD इज़ एसिम्प्टोटिकली एंड कन्फाइनमेंट एंड एसिम्प्टोटिक दोनों बिहेवियर उन्होंने एक्सप्लेन किए QCD के, ठीक है। तो उसका बीटा फंक्शन अगर आप QCD का कैलकुलेट करें, अगर क्वांटम फील्ड थ्योरी 2 का कोर्स पढ़े ना, तो देखिएगा उसमें यहाँ पर प्लस साइन आएगा। B0 को नेगेटिव ही रखना होगा आपने, तो उसमें यहाँ प्लस साइन ही आते हैं, या अगर इसका ओवरऑल प्लस साइन है तो उसका ओवरऑल नेगेटिव साइन है। लेकिन चूंकि QCD कर नहीं रहे, तो कितनी खूबसूरत इक्वेशन आ गई है ना। एक आखिरी चीज़ बस देख लें, जो अज़हर से मैंने इजाज़त ली है। मेरा ये क्लेम है, आप इसको प्रूफ कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, मैंने किया भी हुआ है आपके लिए, लेकिन आप एक प्रूफ कर सकते हैं कि आप इस चीज़ को चेक कर सकते हैं कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बस अब मैं 10-15 मिनट में ख़त्म कर दूँगा। यू कैन चेक दैट, आप लिख सकते हैं बीटा लैम्डा आर का जो फंक्शन है, ये बीटा ऑफ लैम्डा आर जो है, दिस इज इक्वल टू माइनस लैम्डा आर 1 ओवर जेड लैम्डा आप लिख चुके हैं ऑलरेडी, डी बाई डी म्यू, डी बाई डी लॉग म्यू जेड लैम्डा। अगर आप इस चीज़ से कैलकुलेट करें तो यही जवाब आता है। कर लेंगे आप लोग या मैं ही कर दूं? आसान सा काम है। चले, आपको याद है जेड लैम्डा किसके बराबर है? अभी आपने लिखा है, हाँ मिटा दिया था हमने। चले, जेड लैम्डा था 1 + 3 लैम्डा, नहीं जेड में इनवर्स में माइनस था ना, इनवर्स में था, या 3 लैम्डा था ना, ओवर 32 पाई स्क्वेयर्ड लॉग ऑफ लैम्डा स्क्वेयर्ड ओवर म्यू स्क्वेयर्ड माइनस गामा प्लस लॉग ऑफ 4 पाई। तो अगर आप इसको थोड़ा सा साफ करके लिख लेते तो ये बनता 1 + 3 लैम्डा ओवर 32 पाई स्क्वेयर्ड log of lambda squared minus 2 times log of mu minus gamma plus log of 4 pi। अगली टर्म्स नहीं यार मैं लिख रहा, क्योंकि अब तो मैंने जस्ट प्रूफ ही करना है ना। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर इसको विद रिस्पेक्ट टू आप ये करेंगे d बाई डी लॉग म्यू ऑफ जेड लैम्डा, तो क्या जवाब आ जाएगा? क्या जवाब आ जाएगा इसका? सिर्फ 2 बचेगा, बाकी कुछ नहीं बचेगा। सो दिस इज इक्वल टू 2। तो 2 को यहां सब्स्टिट्यूट कर दें। जेड लैम्डा आप ऑलरेडी लैम्डा आर की फॉर्म में लिख चुके थे, बाकी पुट करेंगे तो यही जवाब आ जाएगा। अब मैं नहीं कर रहा, ठीक है ना? ये डिफरेंस था, हमने जब वहाँ पे कैलकुलेट किया था तो लैम्डा आर माइनस लैम्डा आर म्यू एंड म्यू प्राइम पे, तो वहाँ पे 3 लैम्डा स्क्वायर था। अच्छा, यहाँ पे आपने 3 लैम्डा आर के साथ सारी कैलकुलेशन की हुई है। हाँ, मैं वो बता चुका था ना कि लैम्डा आर को लैम्डा की फॉर्म में आप लिख सकते हैं और लैम्डा को लैम्डा आर की फॉर्म में भी। ये सर वो जी का, हाँ हाँ बिल्कुल, यहाँ पे जी कहीं पे फर्स्ट ऑर्डर वो इसमें अगली टर्म में चला गया ना, 1 के साथ मल्टीप्लाई किया ना, सेकंड ऑर्डर पे तो 1 नहीं है ना, अगली टर्म में जेड, अगली में जी है, बिल्कुल है लैम्डा आर क्यूब पे, ठीक है ना। इसलिए मैंने ये बात कही थी कि सिर्फ इसको मैंने पकड़ा है। अब यहां पर ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है बात? खुद ही तो यार लिखवाया था आपने। किसी का कोई अगर क्वेश्चन हो।
होती है तो वो चीज़ लैम्डा स्क्वायर वाली चीज़ अभी भी आ जाती है। नहीं कोई नहीं आती, अब कोई नहीं आ रही ना। नहीं वो वाली ये जो इसमें कोई नहीं है ना, इसमें कहाँ, इसमें भी नहीं आएगा। आप जब पुट करेंगे तो जवाब नहीं आएगा, कहाँ से आएगी इन्फिनिटी? हाँ नहीं, जब ऊपर लेके जाएंगे जेड लैम्डा इनवर्स। तो मैं कह रहा हूँ कि जब हमने रीडिफाइन किया सारा कुछ तो नेचुरल लॉ के नीचे एक एनर्जी का स्केल है और ऊपर वो हमारा पुराना वाला स्केल है लैम्डा स्क्वायर जिसके ऊपर हम कट हो सकते हैं। तो वो तो अभी भी हमें नहीं पता कि जरूरी तो नहीं है कि मैं ऐसा ही स्केल चूज करूँ जो आप जो मर्जी कर रहे हैं यहाँ पर, यही है ना। तो ये ब्लो तो कर सकते हैं फंक्शन? नहीं करेगा, कभी भी नहीं ब्लो करेगा, कभी भी नहीं करेगा। इसलिए आप विद रेफरेंस टू समथिंग मेजर करेंगे और आपके पास मैक्सिमम लिमिट ये है। जो ही आप इसको अप्रोच करेंगे log of 1 0 हो जाएगा। हाँ आप लैम्डा फिक्स कर लें, म्यू को उस हिसाब से स्केल कर लें। एट मैक्सिमम म्यू लैम्डा तक जा सकता है, ब्लो अप नहीं करेगा कभी भी, आप फिक्र ही ना करें। लेकिन जो भी है ये तो आप देख ही नहीं रहे ना, आपको लग रहा है अंदर ही अंदर वो कुछ गुरु मंदिर बना रहे हैं, बाहर कुछ नहीं ला रहा वो, है ना। तो ये एक खास बात है इसमें। किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो तो बस एक जल्दी से मैं चीज़ प्रूफ कर लूँ, हालांकि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है उसको प्रूफ करने की, लेकिन चले मैंने वो रात को लगा के टाइम लिखा तो मैंने कहा चले किसी तरीके से जो रिजल्ट पैस्कन में ही लिखा है वो भी निकाल ही लें हम। तो अच्छा, ये -4 -2 डजंट मैटर, B0 की डेफिनेशन है। मैंने मेरा ख्याल है B0 जो है वो पता नहीं क्या रखा था, -3/4 रखा था या पता नहीं क्या रखा था, -3/4 रखा था, बाद में 3/2 भी रख सकते हैं, तो खैर है कोई बात नहीं। अच्छा जी, तो अब आप लिख सकते हैं अच्छा, अगर म्यू स्क्वायर, चूंकि म्यू स्क्वायर एनर्जी का स्केल है ना, हमें ज़्यादा अच्छा लगता है क्यू स्क्वायर लिखा हुआ है ना, ज़्यादा अच्छा लगेगा क्यू स्क्वायर लिखा हुआ। तो अगर मैं ये लिख लूँ d/d log, लेट्स पुट म्यू स्क्वायर, अब मैं आखिरी चीज़ कर रहा हूँ आज की, इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, वेयर क्यू स्क्वायर इज सम मोमेंटम ट्रांसफर, दिस क्यू स्क्वायर इज सम momentum ट्रांसफर। अच्छा, तो मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूं अब, इस वाली को d/d log of q square is equal to d lambda r, which is a function of q square is equal to -4b0 over 4 pi squared lambda r squared। अच्छा, ये lambda r squared भी फंक्शन ऑफ q squared ही है, क्योंकि हम उसी स्क्वेयर के पे करते हैं ना, प्लस ऑफ द ऑर्डर ऑफ lambda r क्यूब। जिस स्केल पे वो होता था उसी स्केल पे यहाँ पर lambda r भी था, याद है ना। आप में से कितने लोग मेरे साथ एग्री करते हैं कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ? अभी पता चलता है d/d log, कल मैं इतनी देर इसको लगा रहा प्रूफ करने, जल्दी में करता था, सोचता था सीधा सीधा, हमेशा माइनस साइन की गलती आती। ये चले ऑफ द ऑर्डर ऑफ लैम्डा। कितने लोग समझते मैंने ठीक लिखा है? अगर आप इसको खोलेंगे तो क्या जवाब आएगा? -1 over lambda r square d/d log q square of lambda r। तो 1 over lambda square इधर ले आएंगे, माइनस भी इधर ले आएंगे, तो वापस मैं बार बार सोचता था इसको माइनस साइन किधर जाता है, तो माइनस साइन इसलिए कि जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक -1 उतरेगा, वो इधर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्यों लैम्डा आर लिखा, क्योंकि अगर ये 0th ऑर्डर इन लैम्डा आर तो अगली फर्स्ट ऑर्डर इन लैम्डा आर है। अब देखो अब किधर है इन्फिनिटी, किधर गई अब इन्फिनिटी? ये ऐसे ही लग रहा है जैसे एक इक्वेशन है जो ट्री लेवल की तरह की है, कोई इन्फिनिटी नहीं है उसमें। लेकिन अभी भी अब तसल्ली नहीं हुई ना आपकी, तो अभी मैं आपकी तसल्ली करा देता हूँ। पता कैसे तसल्ली कराऊंगा? दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें। अच्छा, यहाँ लैम्डा आर इनवर्स ऑफ, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या जवाब आएगा? फोर b0 over 4 pi का स्क्वेर्ड जी ln ऑफ
प्लस सम कांस्टेंट। कुछ गलत तो नहीं किया मैंने? किया हो तो बता देना। बस तकरीबन मैं बना चुका हूं अपना जवाब 2 से 3 लाइनों में। सो आई कैन राइट इट एज, अब आप में से मुझे कितने लोग एग्री करते हैं कि मैं ये अगर कैलकुलेट करूं तो क्या होगा? लैम्डा आर इनवर्स ऑफ क्यू स्क्वेर्ड माइनस लैम्डा आर इनवर्स ऑफ म्यू स्क्वेर्ड। अगर मैं ये चीज कैलकुलेट करूं तो क्या जवाब आएगा? हैं दिस, तो दिस इज 4b0 ओवर 4 पाई का स्क्वायर। मैं अभी बताता हूं ये मैंने किया क्या है। लॉग ऑफ, पता है क्या, या तो मैं इसको इंटीग्रेट कर देता फ्रॉम सम म्यू स्क्वायर टू क्यू स्क्वायर, तब भी यही जवाब आता। क्योंकि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वहां खत्म होता है जहां बाउंड्री कंडीशंस पता होती हैं। या फिर आप दो चीज़ों का डिफरेंस ले ले तो एक ही बात है। दो चीज़ों का डिफरेंस लिया तो आपने बाउंड्री डिफाइन कर ही ली है कि यहां से शुरू होती है और यहां पर ख़त्म हो जाती है चीज़। अच्छा चलो, तो मैं लॉग लैम्डा आर ऑफ क्यू स्क्वायर निकालना चाह रहा हूँ। तो मैंने, अगर मैं डायरेक्ट अब लिख रहा हूँ, एक स्टेप है वो मैं कर ही देता हूँ यार, छोड़े मैं एक जल्दी से कर देता हूँ। लैम्डा आर इनवर्स ऑफ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको उठा के उधर ले जाता हूँ, लैम्डा आर इनवर्स ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 4b0 ओवर 4 पाई स्क्वायर लॉग ऑफ क्यू स्क्वायर ओवर। अच्छा, अगली टर्म्स अब मैं नहीं लिख रहा, ज़रूरत ही नहीं मुझे लिखने की, बस मैं जहाँ तक हूँ वहीं पे रुक रहा हूँ। अच्छा जी, और क्या होगा इसकी जगह पर? आई कैन राइट इट एज, सो लैम्डा आर ऑफ क्यू स्क्वायर मैं क्या लिख सकता हूँ? इनवर्स ले लूँ दोनों तरफ, तो क्या बन जाएगा ये? दिस इज इक्वल टू लैम्डा आर ऑफ म्यू स्क्वायर ओवर 1 प्लस 4b0 ओवर 4 पाई स्क्वायर लॉग ऑफ क्यू स्क्वायर ओवर म्यू स्क्वायर। ठीक लिखा है मैंने। इनवर्स लूंगा ये नीचे आएगा, वंस अगेन इसको 1 ओवर करके कॉमन लेके ऊपर ले जाऊंगा, जो पहले कई दफा स्टेप कर चुका हूं। अब आप देख लें, जहां भी कपलिंग देखना चाहते हैं, जहां भी इसको रन करना चाहते हैं कर लें। आपको म्यू स्क्वायर पे पता है, किसी और मोमेंटम पे देखना चाहते हैं इससे डिवाइड कर दें। लेकिन खाली डिवाइड करने से आप एक चीज नोट करें, आप फिजिक्स बिल्कुल अभी भी सही हो रही है। जितना मोमेंटम ज्यादा होगा उतना ही ये फैक्टर बड़ा होगा। जितना ये फैक्टर बड़ा होगा उतना ही डिनोमिनेटर बड़ा होगा। जितना डिनोमिनेटर बड़ा होगा उतनी ही ये कपलिंग कम होती जाएगी। बिल्कुल वैसे ही जिस तरह स्क्रीनिंग चार्ज का कॉन्सेप्ट यही है। इसी को कहते हैं स्क्रीनिंग चार्ज या स्क्रीनिंग कपलिंग। जो आप अंदर घुसते जाएंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट्स, आपको कपलिंग कम से कम नजर आती जाएगी। जितना आप दूर रहेंगे डिफरेंट कपलिंग नजर आएगी, जितना अंदर घुसते जाएंगे कपलिंग की वैल्यू चेंज होती जाएगी। और अगर आप कैलकुलेट करते हैं म्यू स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर पे रह के, तो दोनों बराबर थी। जो आपने एक दफा रीडिफाइन कर ली थी, इसका मतलब है अगर आप अपने रिजल्ट को चेक करना चाहें, फर्ज कीजिए आपने रिजल्ट चेक कैलकुलेट किया है 10 TeV पे, आप चाहते हैं मैं 100 पे चेक करूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप क्यू स्क्वायर इधर 100 पुट कर दें, इधर भी 100, इस रेशो से डिवाइड कर दें, देन यू कैन कैलकुलेट द कपलिंग एट एनी मोमेंटम दैट यू लाइक। कितना खूबसूरत और कितना एलिगेंट जवाब है ये। इस तरह की QCD का बिल्कुल उलट काम है इससे, वो बड़ी ख़तरनाक है ना। तो वो ज़रा और भला है। अब मुझे देख लेने दे कि मैंने जो किया है सब कुछ ठीक किया है या नहीं। पता नहीं, ठीक ही किया होगा यार, पता नहीं क्या लिखा जी। म्यू इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर होगा, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, थैंक यू, बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है भाई, तो मैंने जितना कुछ चाहिए था ना सारा कुछ निकाल लिया। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि अगर म्यू और क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएं तो
लैम्डा जो है लैम्डा आर के बराबर है। इसका मतलब है कि दिस इज नोन एज अ रीनॉर्मलाइजेशन कंडीशन। लैम्डा आर इज नोन एज अ रीनॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। फिजिक्स में हम ये सारा काम से बच सकते हैं, ये सारा काम करने से, ये जितना कुछ हमने किया है ना, इस सारे से बच सकते हैं अगर हम अपने लैग्रांजियन को थोड़ा सा चेंज कर लेते। पता कैसे? जरा देखिएगा, मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, और यह जो z नहीं लिखा था मैंने बाहर, दैट इज नोन एज अ रीनॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। हर चीज के लिए एक रीनॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट बनेगा जो फिजिक्स में, जो पार्टिकल फिजिक्स के पैरामीटर्स डालेंगे आप। मसलन आपको याद है आपका लैग्रांजियन जो था वो ये बनता था 1/2 डी म्यू फाई। देखें मुश्किल चीज करते करते लैग्रांजियन लिखने ही भूल गए हैं। डी म्यू फाई माइनस m स्क्वेयर ओवर 2 फाई स्क्वेयर प्लस। मजे की बात है, अगर आप इसमें एक डेल्टा लैम्डा फाई 4 डाल देते ना, तो इसको कहते हैं काउंटर टर्म्स। आपने काउंटर किया है उन इंफिनिटीज को डेल्टा लैम्डा के थ्रू जो लैम्डा में आ रही थी। इस मेथड को कहते हैं काउंटर टर्म मेथड। आप लैग्रांजियन में ऐसी टर्म्स डाल देते हैं जो आपको पता है इसमें इन्फिनिटी आ रही है, आप कहते हैं डेल्टा लैम्डा, जितनी इन्फिनिटी से उठा के कहेंगे जी डेल्टा लैम्डा की ये डेफिनेशन है, बाय हैंड डाल देंगे कि जगह डेल्टा लैम्डा 1 माइनस दिस हो जाता तो वो 3 लैम्डा वाली टर्म कैंसिल हो जाती। दिस मेथड इज नोन एज अ काउंटर टर्म मेथड, और पैस्कल ने इसके बारे में भी डिस्कस किया है। दिस रिजल्ट इज गिवन इन सम चैप्टर्स ऑफ द पैस्कल। मैं 10 है, पता नहीं कौन सा, मैं कई दफ़ा पढ़ी, किताब अब नहीं पढ़ी, ठीक है ना, तो उसने किया हुआ ये। सो स्केलर फील्ड्स आर डन। मैंने कहा था आपको 20 से 21 लेक्चर लगेंगे, उतने ही लगे। स्केलर फील्ड थ्योरी हमने ख़त्म कर दी, और वहाँ तक ला के ख़त्म की है कि अब इसमें कुछ नहीं रह गया हमारे लिए। हमने इसको साबित भी कर दिया आपको मैंने कि लैम्डा फाई 4 थ्योरी रीनॉर्मलाइजेबल थ्योरी है। अगर ये रीनॉर्मलाइजेबल थ्योरी है देन यू कैन टेक इट वेरी सीरियसली। अब अगर आप इसको सीरियसली ले रहे हैं तो हिग्स मैकेनिज्म जो था वो फाई 4 थ्योरी थी, और इसका मतलब है अगर हिग्स का जो लैग्रांजियन है वो रीनॉर्मलाइजेबल है। हो गया ना प्रूफ स्टैंडर्ड मॉडल की रीनॉर्मलाइजेशन। दैट्स ऑल, और क्या रह गया था इसमें? हाँ, टुकड़ों में रीनॉर्मलाइज करने का है ना। अब युकावा कपलिंग पकड़ेंगे उसको भी रीनॉर्मलाइज कर लेंगे। एग्जैक्टली सिर्फ क्या है उसमें हिग्स एक नहीं है, डबलेट है, तो खैर यार डबलेट है तो मजबूरी थी ना, मैट्रिक्स है। अगर मैट्रिक्स का एक एलिमेंट के लिए रीनॉर्मलाइजेबल इंडिपेंडेंट एलिमेंट तो दूसरे के लिए भी होगा, 2 लिख लेंगे तो खैर क्या फ़र्क पड़ता है, कोई बात नहीं है। लेकिन अब इमेजिन कीजिए, जस्ट मैं रिवाइज कर देता हूँ जो किया था। हमने कैलकुलेट की कपलिंग में इन्फिनिटीज आई। हमने कहा कि जो आप देख रहे हैं वो एक्चुअली वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, आप कुछ ज़्यादा ही देख रहे हैं, ठीक है। वो जो ज़्यादा आप देख रहे थे ना वो आपने किसी तरीके से छुपाया। अब आपने कहा आपकी ना कोई आप ज़्यादा ही को दूर अंदेश हो गए हैं। इतनी दूर अंदेशी ठीक नहीं है। आप फिजिक्स में आइए, फिजिक्स में जो भी आप चीज़ देखते हैं क्वांटम फील्ड थ्योरी के वो स्क्रीन्ड होती है। तो स्क्रीनिंग किस तरह जाती है, मैंने ये साबित किया है कि द स्क्रीनिंग ऑफ अ कपलिंग गोज एज 1/log ऑफ क्यू स्क्वायर। जितना क्यू स्क्वायर बढ़ाते जाते हैं स्क्रीनिंग कपलिंग उतनी ही डिक्रीज होती जाती है, कपलिंग कांस्टेंट। ये है कॉन्सेप्ट रीनॉर्मलाइजेशन का, एंड दिस लैम्डा आर इज नोन एज अ रीनॉर्मलाइजेबल कांस्टेंट। दिस इज अ ब्यूटी ऑफ द क्वांटम फील्ड थ्योरी। आप जो चीज आप कैलकुलेट कर रहे थे आपको लगा कि कोई मसला है, अच्छा अगर मैं ये एक ही दफा करता और जवाब इन्फिनिटी रिमूव हो जाती तो मैं इसको नहीं कह सकता था कि ये मेथड ठीक है, ये तुक्का भी हो सकता है। लेकिन हमने इसको कई चीज़ों पर टेस्ट किया, बिल्कुल फिट बैठा। कुछ पूछना चाह रहे हो, पहले पूछ लो फिर हम आगे। लेट्स से कोई आज से कई 100-200 साल बाद इससे कोई बेहतर मतलब थ्योरी बिल्कुल आ जाएगी बना लेते हैं जिसमें वर्चुअल पार्टिकल्स का कांसेप्ट नहीं रहता और हाँ। सब कुछ एक्सप्लेन हो जाता है, उसमें रीनॉर्मलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल नहीं पड़ती, बिल्कुल नहीं पड़ेगी। छोड़ें 50-100 साल आगे जाने की, श्विंगर की सोर्सेज की अप्रोच पकड़ लें, उसने 4 किताबें लिखी हुई हैं सोर्स थ्योरी पे, वो ये इस तरह नहीं करता, उसमें आपको नहीं रीनॉर्मलाइजेशन इस तरह करनी पड़ती।
नेचुरली निकल के आ जाते हैं। वो कहते हैं हर चीज़ का, क्योंकि वर्चुअल पार्टिकल्स तो ग्रीन्स फंक्शन है ना। अगर आप ग्रीन्स फंक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सोर्स ही कैलकुलेट कर रहे हैं तो फिर आपको कहाँ से आगे पार्टिकल्स। तो उसने पूरी सोर्स की थ्योरी दी हुई है। वो किताबें बहुत मुश्किल है, मैंने एक दफ़ा पढ़ने की कोशिश की तो पहला वॉल्यूम था जिसके शायद 100 सफ़े थे। मेरी पोस्ट का साल ख़त्म हो गया था, 5 सफ़े ख़त्म नहीं हुए थे। तो इसलिए वो ना मुझे, मैं गलत हो सकता हूँ, मुझे ये कोई मुख्तलिफ मज़ाहिब का तो पता ही नहीं है बिल्कुल भी। तो मुझे एक मेरा दोस्त था, एक ख़ास कम्युनिटी से, मरवा ही ना दीजिएगा, वो कहता था कि जूइश में एक किताब होती है जिसे कहते हैं कबाला। कहते वो हम कहते हैं 40 साल की उम्र से पहले नहीं पढ़नी चाहिए वरना आप बहक जाएंगे। तो मुझे वो कहता था कि जो तुम श्विंगर पढ़ रहे हो ना, ये कबाला है, अभी ना पढ़ना वरना प्रोडक्टिव नहीं रहोगे चीज़ें करने में, इन्हीं चीज़ों में उलझे रहोगे। तो फिर मैंने उसकी मान के, तो मैंने, उस वक्त मैं 40 का नहीं था, अभी तो मैं कई दफ़ा कबाला पढ़ सकता हूँ। तो आप अगर पढ़ूंगा तो कहेगा अब इतनी उम्र नहीं है कबाला को समझने की, आई एम सेफ। तो मुझे नहीं पता कि सोर्स की थ्योरी से रिनॉर्मलाइजेशन ख़त्म होती है नहीं होती, लेकिन ये काम था श्विंगर, श्विंगर, फाइनमैन, टोमेनागा और डायसन का। मैंने चारों को शामिल किया कि टोमेनागा का जिक्र नहीं आया बीच में, लेकिन QED करेंगे तो आ जाएगा। लेकिन अब QED पे जाना कतन मुश्किल नहीं है आपके लिए। अभी मैं आपको फर्मियंस पढ़ाऊंगा, फिर फर्मियंस और गेज इनकी कपलिंग पढ़ा दूंगा, इनकी कपलिंग को हटा के फोटॉन लगाएंगे तो QED आ जाएगा। सारे का सारा मैथमेटिक्स की फ्रेमवर्क यही रहेगा। उसके बाद एप्लीकेशन है ना, QED में करें, QCD में करें, कुछ भी करें। जितना कुछ आपने किया बहुत खूबसूरत है। अगले लेक्चर में साबित करूंगा मैं कि ये सारा खूबसूरत तो है, पर इसमें एक बिल्कुल ऐसी चीज़ है जो फजूल है, वो बिल्कुल गलत है, और वो शुरू यहाँ से हो जाती है। ये हटा भी दूँ ना, इसी में ही एक चीज़ बड़ी गलत है। फिर हम कहेंगे गलत नहीं है, हम वंस अगेन हम इंटरप्रेट गलत कर रहे हैं। जब चीज़ की तशरीह करते हैं ना तो गलत हो जाती है। तशरीह के बाद जब तफहीम लिखते हैं तो फिर तो बहुत ही गलतियां हो जाती हैं। तो हम तफहीम लिख रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, सही चीज़ें से समझें तो सही समझेंगे। फिर मैं साबित करूंगा कि नहीं, उसको नेचुरली भी ख़त्म किया जा सकता है जिस तरह यहाँ था। फिर क्या करेंगे, दोनों थेरीज को मिक्स करेंगे एंड देन वी कैन, मैं आपको साबित करूंगा हाउ पार्टिकल्स, मैथ्स टर्म्स किस तरह की आती हैं। अगर ये आप सोचें ना, अगर स्केलर फील्ड कपल करे फर्मियन फील्ड के साथ, यही युकावा कपलिंग है, दिस इज नोन एज अ हिग्स मैकेनिज्म। तो हम ले आएंगे यहाँ पर उस चीज़ को भी। सर आपने ये फोर्थ ऑर्डर की मल्टीप्लिकेशन की तो सारी रिक्वायरमेंट डायग्राम कुछ नहीं करती, अब अगर ये ऑर्डर में चेंज कर देता हूँ, हाँ, और उस ऑर्डर में जो सारी कैलकुलेशन टेक्निक यही रहेगी। 5 स्क्वायर में भी मैं कर सकता था ना, 5 स्क्वायर में 0 to 0 पार्टिकल स्कैटरिंग सेल्फ एनर्जी टाइप बनती, ये बनती थी ना, याद है ना आपको। ये लूप भी आप सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही बनेगा, इसकी भी इंटीग्रेशन वही है, सारा जवाब यही है। अगर देखो ना खबाब, तो मैंने 5 स्क्वायर ही सॉल्व किया है, मैंने ये पार्टिकल ट्रिम कर दिए थे ना सारे, याद है ना आपको, ये और ये सारे काट दिए थे ना। तो जहाँ जहाँ सिंगल लूप है वहाँ पर इसी तरीके से करेंगे। हाँ हाँ, मुझे अगर 2 लूप पे करनी होगी तो 2 लूप का मसला पता है क्या है, ऐसे भी मोमेंटम ट्रांसफर हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, और बड़े चीज तरीके हैं ना करने के, ऐसे भी हो सकता था ना, ये कपलिंग है ना, इतना कुछ हो सकता था कि बस समझ लें कि। लेकिन हम एसोसिएट किस तरह करते हैं, ये ऑर्डर इस पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड है, हमने मैथमेटिक्स तो निकाल ली, हमें पता है ये हो कपलिंग से, कपलिंग पार्टिकल जाने जा रहे हैं कपलिंग से, तो हम लैम्डा से, हम फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं कपलिंग से, फिर कपलिंग से हम देखते हैं कि ये चीज़ है यहाँ पर, बिल्कुल एग्जैक्टली। और जो कपलिंग हम एक्सपेरिमेंट में देखते हो लैम्डा आ रहा है, लैम्डा नहीं है। हाँ, अब ये अब ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि हमने पूरा रिवर्स इंजीनियर, एग्जैक्टली। इसीलिए जब कहा जाता है ना कि QED को जब हाई स्केल पे प्रोब किया तो पता चला लैम्प शिफ्ट भी कोई चीज़ है भाई, पता चला नहीं, वरना तो हम बड़े खुश थे ना। हाइड्रोजन एटम में हमने स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने की कोशिश की नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में या ऑर्डिनरी क्वांटम मैकेनिक्स में, तो हमने कहा कोई बात नहीं यार, 3 डायमेंशनल इक्वेशन को सॉल्व करें, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगाएं, सब कुछ निकाल सकते हैं। फिर आपने कहा नहीं, इसमें हाइपर फाइन भी डालनी पड़ेगी, स्पिन इंटरेक्शन भी डालनी पड़ेगी, फिर आपने कहा फाइन भी डालनी पड़ेगी, लेस भी डालनी पड़ेगी। फिर जब कुछ नहीं चला तो आपने कहा इसमें डार्विनियन टर्म भी डालनी पड़ेगी, आपने सब कुछ डाल दिया। फिर भी कुछ ना कुछ मसले आ रहे थे जब आप हाई एनर्जी पे जाते थे, वहाँ पर ये लूप्स आते थे और इनको फिर कहते थे लैम्प शिफ्ट्स वगैरह का फिनोमेना जो थे, तो उसके लिए मैं हाई एनर्जी QED पे गए थे। तो अगले 2 लेक्चर में बस मैं ख़त्म कर चुका हूँ। अगले 2 लेक्चर में मैं जो 3 लेक्चर में करूँगा, मैं साबित करूँगा, डिराइव करूँ एक तरीके से कि डिराक इक्वेशन कैसे निकाली जा सकती है, क्या मोटिवेशन थी डिराक की, पहले वो डिस्कस करूँगा, फिर डिराक इक्वेशन की बात करूँगा।
डिराक इक्वेशन की बात करने के बाद मैं साबित करूंगा कि आप क्वांटम मैकेनिक्स में लिखते थे कि G = 2 होता है, आपने एक्सपेरिमेंट किया, आपने कहा स्टर्न जर्नल के एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि नहीं भाई इलेक्ट्रॉन के पास कोई अजीबोगरीब सी चीज़ है, और तो आपने कहा लांदे G फैक्टर 2। डिराक इक्वेशन नेचुरली आपको देगी कि ये फैक्टर ऑफ 2 आता है, तो उसमें थोड़ा सा गेज का कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा, तो मैं वहीं पे गेज भी ले आऊँगा आपके लिए। पहले मैं नहीं करता, बहुत शुरू में करता था, फिर दरमियान में करना छोड़ दिया, अब दोबारा करूँगा आप लोगों के लिए। फिर मैं डिराक फील्ड की क्वांटाइजेशन करूँगा, साबित करूँगा कि उनका जो अलजबरा है फर्मियोनिक है। फिर मैं अगले काम ये करूँगा कि युकावा इंटरेक्शन करूँगा, और फिर फाइनल टर्म प्रोजेक्ट दे दूँगा आपको कि आप स्पिन हाफ और स्पिन 0 को मिलाएं और स्पिन हाफ और स्पिन 1 को मिलाएं, तो ये लूप डायग्राम सॉल्व करके लाएं घर से। जब लूप डायग्राम सॉल्व कर लेंगे तो टर्मिनल में 20 नंबर का वही सवाल होगा। हारे के साथ होता है, ठीक है भाई, कोई सवाल? क्योंकि वैसे फील्ड थ्योरी 3 घंटे में चेक नहीं हो सकती ना, फाइनल एग्जाम में 4 घंटे में क्या पूछूंगा आपसे, उसका तो एक एक क्वेश्चन करने के लिए आपको 4-4 घंटे जो, तो बेहतर है आपसे ऐसी चीज़ें कैलकुलेट कराई जाएँ जो आपको फ्यूचर में रिसर्च में जिस भी फील्ड में जाएँ आप उसमें काम आए, ठीक है? तो ये बना दी ना, ये रिनॉर्मलाइजेबल इक्वेशन है ना। अगर ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती तो ये ग्रुप की प्रॉपर्टीज भी अच्छा लैम्डा आर को लैम्डा आर इनवर्स से जवाब दे तो 1 आता है, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। चलो आप ग्रुप बना लिया, मैंने कोई भी लैम्डा आर लिखा है इसी लैम्डा आर से रिलेट था, है ना। अब ग्रुप की यही तो प्रॉपर्टीज होती हैं। चलो अगर तुम तसल्ली होती है रिनॉर्मलाइजेबल ग्रुप कहने से तो कह लो ठीक है। एक्सपेरिमेंट ड्रिवन है, क्योंकि जब पहले एक्सपेरिमेंट किया था तो फिर जो है हम लोग ये चीज़ें कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन ये लाजिम मंजूर नहीं, हमें पता लग रहा है हम उसके बगैर जब तक हमें चीज़ पता नहीं होगी हम ये बना नहीं सकते। जो क्रिटिसाइज करते हैं ना, बिल्कुल सही बात है, शुरू में एक्सपेरिमेंट ड्रिवन थी, बाद में जो हमने कमाल किया है ना, हिग्स कब मिला? एग्जैक्टली एक दफ़ा हमें पता चल जाए क्या करना है, फिर तो उस तरह करते हैं कि क्योंकि एक्सपेरिमेंट वालों ने बेचारों ने मशीनें बनानी हैं। सबसे बड़ी बात उन्हें पैसा चाहिए होता है हुकूमतों से, हमें क्या चाहिए होता है? 480 में पेपर होते हैं, 1200 रुपये का आ जाता है। 480 पेजेस पे कोई ना कोई चीज़ यूज़फुल डिराइव की जा सकती है, तो हमारा तो खर्चे ही 1300 रुपये और प्लस एक पेंसिल है जो पेन कर। एग्जैक्टली अगर आप ले लें स्याही इंक भरने वाला जिसमें रोशनाई भरी जाती है तो फिर तो मसला ही कोई नहीं है ना, फिर तो आप सस्ता से 100-200 रुपये में पूरी 480 शीट्स लिख सकते हैं। तो थेरी आई रिस्पेक्ट एक्सपेरिमेंटलिस्ट, दे हैव अ वेरी हार्ड टाइम, यू नो। पैसे मांगना कैसे बहुत मुश्किल है, फिर मशीनें चलाना, फिर तो रिस्पेक्ट देम। एक सब्जेक्ट है जिसमें एक्सपेरिमेंट बहुत आगे है थेरी से, पता है कौन सा है? कंडेंस मैटर फिजिक्स। 50 साल पहले ऑब्जर्व हुई पड़ी हैं चीज़ें, क्योंकि मैनी बॉडी सिस्टम है, अब सोल्यूशंस आ रहे हैं उसके। तो पार्टिकल फिजिक्स में हमने उनको बहुत काम लगाया हो अभी तक, क्योंकि हमारी दुकान चलती रहे ताकि ठीक है भाई, चलें, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सी यू नेक्स्ट वीक 3 क्लासें होंगी।